जिप के स्कूटर्स देखे मैंने हाँ। रोड पर, मतलब आकाश से पहले हम उनके प्रोडक्ट Yes, को देख I चुके like हैं it. ना। जिप को शुरू करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बिजनेस आगे बढ़ता गया, ब्रांड नेम तो चला, बिजनेस भी चला, पर समझ में आया कि ये बिजनेस तो चलेगा ही नहीं। मार्केट में आपसे बड़ा खिलाड़ी पहले से बैठा हुआ है। मैंने एक चीज देखी है कि अगर आप कोई चीज ठान लेते हो और आपने उसको बिल्कुल जुनून बना लिया है तो रास्ते खुलते हैं। निस्वार्थ भाव से जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो ऐसा लगता है ना, कुदरत आ रही है साथ में और वो कह रही है कि बेटा तुम करो, मैं साथ दे रही हूँ। We do 5.5 मिलियन डिलीवरीज, मतलब 55 लाख डिलीवरीज करते हैं हम हर महीने। अगर आप हर किसी के साथ आप कनेक्टेड हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ करके दे रहे हैं। सबसे ज्यादा राइड्स कौन कर रहा है? स्कूटर्स को यूज करके। उनका डिलीवरी बॉयज, ज़ोमैटो, बिग बास्केट, Amazon, जेप्टो, ब्लिंकिट, उबर, इन सब की डिलीवरीज कर रहे हैं और इनको भी इलेक्ट्रिक पे आके पैसे बच सकते हैं। काश से आकाश। Yes. वाह। हर स्कूटर जब लोग बोलते हैं कि सड़कों पे दिखते हैं हमको, हाँ। तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ। यार कुछ तो कर रहे हैं, हाँ। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हाँ। बट कुछ तो कर रहे हैं। हम दूरी पर बात करते हैं, Yes. स्कूटर होने चाहिए, व्हीकल होना चाहिए, है Correct. ना, लेकिन बहुत ज्यादा रोड पर दिखते नहीं है। उस तरह से जनता में अभी अवेयरनेस नहीं है। जिप जब हरे स्कूटर दिखते हैं हाँ। तो उससे एक पॉजिटिव इमोशन देखें, क्योंकि एक ड्राइवर मेहनत कर रहा है और जो स्कूटर जो ग्रीन से डिलीवरी कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास से पोल्यूशन कम कर रहा है। तो बस सपोर्ट करें, हरा है तो बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप वाइब्स 18 में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर आकाश गुप्ता। जिप के बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि आकाश हमारे साथ हैं, तो आकाश ही बताएंगे। आकाश, आपका स्वागत है। कैसा Thank you लग रहा है so much. आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच रंजना, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बड़ा शानदार सेट है आप लोग का। वैसे हमारे यहाँ जितने फाउंडर्स आए हैं ना स्टार्टअप वाइब्स में, सबको हमारा सेट बहुत पसंद आता है। क्योंकि हम फाउंडर्स ना एक शेल में जीते हैं हाँ। और इस तरह का सेटअप देख के हमें थोड़ी चकाचौंध दिखती है, सो वी लाइक इट। ये देखिए, हमारी ये पूरी जो टीम यहाँ पर बैठी हुई है ना, ये मतलब ये सारी मेहनत इन लोगों की है। वाओ, आई नो, एंड दीस गाइस बिहाइंड द सीन्स डू Yes, सो मच हार्ड वर्क, बिल्कुल, जैसे हमारे बिल्कुल। स्टार्टअप में भी हमारी टीम करती है। हाँ, तो आपका पॉडकास्ट भी चलता है? यस, अभी रिसेंटली मेरे को एक नया शौक लगा है कि मैं थोड़ा कंटेंट भी बनाता हूँ, लोगों को गिव बैक भी करता हूँ, क्या वापस बात है। जो सीखा है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। तो एक चैनल चलाता हूँ बाय द नेम काश से आकाश। काश से आकाश, क्या बात है, काश से आकाश। Yes. वाह। क्योंकि मेरी मॉम ने हमेशा बोला था कि काश नहीं बोलना, हाँ। कुछ करना है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी यही बोलते हैं कि काश नहीं बोलना, कुछ करना है। तो आप अभी गुड़गांव में है ना? यस, आई एम बेस्ड इन तो कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है, जिप इलेक्ट्रिक कैसा चल रहा है? अरे जिप इलेक्ट्रिक अच्छा चल रहा है। हाँ। अभी हम 7वें साल में आ गए हैं। क्या बात है। या 2017 में कंपनी शुरू करी थी। हाँ। अब आज बस अच्छा लगता है कि हम करीब 20-22 हज़ार लोगों को इनेबल कर रहे हैं। हाँ। एक जॉब से या अर्निंग अपॉर्चुनिटी से। हाँ, हाँ। हमारी खुद की 1200 लोगों की टीम है ओह। दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में। तो बस वही है, एक फाउंडर जब शुरू करता है एक छोटे से रूम से, और 6-7 लोगों की टीम से शुरू किया था, और आज वो एक कदम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर करके जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि हाँ अब लग रहा है कि 20-22 हज़ार लोग को इनेबल कर रहे हो, देश का पोल्यूशन कम कर रहे हो, हाँ। राइट। हर स्कूटर जब लोग बोलते हैं कि सड़कों पे दिखते हैं हमको, हाँ। तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ। यार कुछ तो कर रहे हैं, हाँ। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हाँ। बट कुछ तो कर रहे हैं। वैसे आकाश, मैं बताना चाहूंगी कि आकाश से पहले हाँ। मैं जिप के स्कूटर्स देखे मैंने हाँ। रोड पर, मतलब आकाश से पहले हम उनके प्रोडक्ट Yes, को देख I चुके like हैं, है ना। it. ग्रीन कलर का ग्रीन ना? कलर के स्कूटर्स मेरे को बहुत लोग बोलते हैं जी, हाँ। कभी यहाँ दिख रहे हैं, कभी वहाँ दिख रहे हैं। मैंने कहा बस दिखते रहने चाहिए, हाँ। यही है हमारा मोटो। वेरी नाइस। आकाश, मैं चाहूंगी कि आप शुरू से हमको थोड़ा बताएं कि जिप की शुरुआत कैसे हुई और कब आपको लगा कि जिप जैसा एक स्टार्टअप होना चाहिए, और इसके पीछे मतलब विजन क्या था, क्या करना क्या था, क्या यूनिक क्या करना था इसको लेकर के? हाँ देखिए, बात बहुत सही है, बट मेरे को ना लाइफ में यूनिक ये करना था कि मुझे एक बड़ा बिजनेस ज़रूर बनाना था।
राइट। बचपन से मेरे को था कि अगर बिजनेस बनाएंगे तो इट शुड बी बिग, इट शुड बी अ नोन ब्रांड, पीपल शुड रिलेट टू इट, और बड़ी कंपनी बननी चाहिए। मैं जयपुर से आता हूँ, छोटे से घर से, राइट। माय डैड इज़ अ डॉक्टर, गवर्नमेंट में काम किया उन्होंने, बट एक आई थिंक वो मारवाड़ी खून था कि भाई आकाश कभी ना कभी ज़िंदगी में ना स्टार्टअप बनाएंगे। और वो ड्रीम जो है, जब मैंने जॉब करना शुरू किया तो 10 साल नौकरी करी, और उस नौकरी करते करते मुझे लगा कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, बट क्या वो मेहनत मैं अपने आप के लिए भी कर सकता हूँ। मैंने हर इतने सारे बिजनेसेस में हेल्प करी है, और जो भी मैंने किया है उससे रिजल्ट निकला है। एयरटेल में हो, चाहे स्नैपडील में हो, चाहे मोबीक्विक में हो, तो वो रिजल्ट निकाल के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है आपकी लाइफ में जब आप जॉब करते हो और फिर उससे निकलते हो और अपना स्टार्टअप बना पाते हो। तो वो ड्रीम को सक्सेस पाने के लिए मेरे 2-3 की पैरामीटर्स थे कि जो कंपनी बनेगी उससे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, कि लोगों को अच्छा लगे, कुछ भला हो, राइट। तो उससे हमने पोल्यूशन की प्रॉब्लम चुनी। हमने कहा, हम बातें करते थे ऐसे डिनर टेबल्स पे, लंच टेबल्स पे, कि भाई पोल्यूशन बहुत है। दिवाली पे, वो सर्दियों में हर कोई यही बोलता है पोल्यूशन बहुत हो रहा है, बट फिर काम कौन कर रहा है उसके लिए। तो मैं रिसर्च पे लग गया कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मैं बहुत सारे और आइडियाज़ ढूंढ रहा था। एजुकेशन में ढूंढ रहा था, फैशन में ढूंढ रहा था, वो ऐसी चीज़ जो मुझसे कनेक्ट करे, जो मैं करने में ना फील आए कि हाँ यार मैं कुछ अपने दिल से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो फिर ये समझ में आया कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम के लिए मोबिलिटी में घुसना पड़ेगा, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो पोल्यूशन कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आईसी इंजन, पेट्रोल जो बाइकें चल रही हैं, कार्स चल रही हैं, उनसे इतना पोल्यूशन निकल रहा है, क्या मैं ईवी लगा के वो कम कर सकता हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि चलो जिप इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी बनाते हैं। और एक हमें सिर्फ एक ही चीज़ आती थी लाइफ में कि भाई ऐप या प्रोडक्ट कैसे बनता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, और कुछ नहीं आता था धंधे के बारे में, क्योंकि किया ही वो था। बट फिर धंधा जब शुरू किया तो समझ में आया कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, ऐप कैसे बनानी है, टेक्नोलॉजी कैसे बनानी है, राइट, कस्टमर को कैसे कन्वर्ट करना है, इन्वेस्टर को कैसे कन्वर्ट करना है। तो धीरे धीरे सीखते गए। सो इट्स लाइक अ रियल ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 7 years। और आज जिप अच्छा कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम ईवी में, 2 व्हीलर्स में सबसे बड़ा फ्लीट इंडिया में चला रहे हैं, विच इज़ अ फ्लीट ऑफ 22,000 व्हीकल्स, मतलब हम कुछ तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द फीलिंग। ये जिप को शुरू करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि कोई भी नई शुरुआत जब होती है ना, तो चाहे वो शुरुआत कितनी भी अगर हम ये भी कहें कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, या अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, या फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत होते हैं, है ना। और स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में तो चैलेंजेस, मतलब ऐसा होता है ना कि बाकी चीज़ों से ज़्यादा 2 गुने चैलेंजेस हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बिजनेस करना, पापा का धंधा आगे बढ़ाना ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि आप स्टार्टअप कर रहे हैं, क्योंकि आपके फादर डॉक्टर रहे हैं, है ना। तो एक डॉक्टर का बेटा, सही बात, और उसको अब बिजनेस करना है, मतलब स्टार्टअप करना है। तो किस तरह के चैलेंजेस रहे आकाश? रंजना, बेसिकली जब स्टार्ट किया था और मैंने इंजीनियरिंग करी थी, मेरी इंजीनियरिंग की फ़ीस 60,000 रुपये थी। और जब मैंने MBA किया IMT गाज़ियाबाद, मेरी MBA की फ़ीस 4 लाख रुपये थी 2 साल की। तो इन दोनों जगह आई डिसाइडेड आफ्टर माई स्कूल दैट आई विल नॉट टेक मनी फ्रॉम माई डैड, because I have seen that humble background. We've lived in a rented house, a small rented house, 2 BHK, right? तो मुझे पता है कि मैं उनसे ज़्यादा मांग नहीं सकता। तो एक ही रास्ता था कि MBA में लोन लिया, एजुकेशन लोन, और जॉब करनी थी। ज़िंदगी में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जॉब करके ग्रो करना है, क्योंकि और कुछ नहीं आता। पैसे कमाने का एक साधन ये है भाई, क्योंकि बिजनेस तो शायद अंदर था जहन में, बट कुछ पता नहीं था उसके बारे में, करना कैसे, कुछ नहीं पता, एकदम ब्लैंक है सब कुछ। और शायद माइंड में भी वो बहुत डीप था, ऐसे नहीं कि ऊपर था कि बिजनेस करना है, वो बहुत अंदर था, वो कुरेद के निकला। तो बेसिकली सीखा, पैसे जुटाए थोड़े बहुत, और सीखा कि भाई अपने पास इवन बिजनेस जब स्टार्ट करना था तो उसके पैसे भी नहीं थे, बिजनेस स्टार्ट करने के भी, क्योंकि थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, जॉब होता है, आप सेव करते हो, थोड़ा FD बना लेते हो, यही सब आता था। बिल्कुल। तो बट जब ठान लिया कि बिजनेस करना है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हो और आपने उसको बिल्कुल जुनून बना लिया है, तो रास्ते खुलते हैं। और ये मैंने रियली होते हुए देखा है। ये पता है, शाहरुख की मूवी का डायलॉग है ना कि जब आप कुछ तो है कि आप कुछ ऐसा करने जाते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलवाने में लग जाती है। एक्चुअली उन्होंने डायलॉग लिया किसी राइटर का है, ये मुझे एग्जैक्ट राइटर का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो बहुत सही बात है कि हम जब कोई चीज़, ऐसा होता है ना कि जब हमको ये काम करना है,
और हमको उसमें ये नहीं है कि ये करके हमको ये मिल जाएगा। मतलब निस्वार्थ भाव से जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो ऐसा लगता है ना कुदरत आ रही है साथ में और वो कह रही है कि बेटा तुम करो, मैं साथ दे रही हूँ, है ना। फेट है, मतलब जिंदगी में ना एक फेट है कि कभी कभी लगता है दैट यू आर जस्ट प्लेइंग समवन एल्सेस रोल बिकॉज यू बीन गाइडेड टू डू दैट। वो हो रहा है और वो होता है, बस आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना होता है लाइफ में। यही मैंने देखा है कि आप पहला स्टेप कूद जाओ, हो सकता है गिर जाओगे, बट शायद आप वापस खड़े कर होने की काबिलियत रख पाओगे अगर कूदोगे तभी। नहीं कूदोगे तो नहीं है ना भाई, आप तो ठीक राह पे चल ही रहे हो। तो यही मैंने देखा, जैसे कुछ फंड्स नहीं थे, बिजनेस स्टार्ट करना था, ठान लिया था कि अब बिल्कुल कनेक्ट हो गया है, जिप इलेक्ट्रिक, पोल्यूशन सॉल्व करेंगे, ईवीज लगाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और एक ऐप से करेंगे, टेक्नोलॉजी से करेंगे। तो ठान लिया था कि एंगल बिल्कुल क्लियर है, बट कुछ नहीं आता था। तो फिर एक टेक टीम बनाई, इन्हीं की शुरू करी, 6-7 लोगों को हायर किया और वही एक छोटा सा कोवर्क बुक करते थे। नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते 2018 में 2017 में तो मैं नौकरी करते करते मैं वीकेंड्स पे कोवर्किंग बुक करता था और अपने IIM जॉब्स वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म पे एक ओपनिंग डाल देता था, न्यू स्टार्टअप, ये रोल है, ये रोल है, और लोग अप्लाई करते थे और फिर उनको मैं बुलाता था, या तो या जूम कॉल तो उस समय इतना कॉमन नहीं था 2017 में, तो बुला के जूम कॉल तो शायद कोविड के बाद से बड़ा कॉमन हो गया। तो हम तो फेस टू फेस करते थे, उनको अपने आप को भेजते थे कि भाई हम ये नया स्टार्टअप बना रहे हैं और हम देश का पूरा पोल्यूशन सॉल्व कर देंगे, मोबिलिटी में कुछ कर रहे हैं, टेक बनानी है, और ऐसे इंजीनियर्स। तो ये तो तब की बात है, एक तरह से कह सकते हैं कि ओला भी शायद इस मार्केट में नहीं घुसा था तब तक, है ना? ओला भी नहीं घुसा था, कोई भी नहीं था उस समय। बाइक शेयर ग्लोबली थोड़ा बहुत चलने लगा था उस समय, राइट? चाइना, US में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया था और मुझे लगा कि इंडिया में जो पोल्यूशन का सोल्यूशन है वो ये हो सकता है। तो मैंने कहा मैं तो ये बना रहा हूँ, पोल्यूशन का सोल्यूशन तो मैं तो ये बना रहा हूँ। और मतलब आप मानोगे नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि पेरेंट्स को कैसे बनाएंगे, कैसे उनको बताएंगे कि हम ये नौकरी छोड़ के एक अच्छा जॉब, VP मार्केटिंग का रोल छोड़ के आप ये बिजनेस बना रहे हो और उस फैमिली से आए हो जहाँ पे कुछ देखा नहीं आपने, जहाँ पे लोगों ने शायद इतनी सैलरी भी अचीव नहीं करी है, VP के टाइटल्स नहीं अचीव कर रहे हैं, इतना सैलरी नहीं आया, और आप जयपुर में सेलिब्रेट किए जाते हो अपनी फैमिली में, आपका एग्जाम्पल दिया जाता है कि यार देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, और आप एकदम जीरो आ रहे हो। इंजीनियर है, हाँ इंजीनियर है, MBA करके देखो खुद से जॉब कर रहा है और टीम बना रहा है, ये सब कर रहा है, और आप जीरो कर रहे हो। तो बहुत, और सबसे बड़ा फियर वो था कि फेल हो गए तो क्या होगा, ये जो अपना नाम थोड़ा बहुत है जो फैमिली सर्कल में कमाया है वो 1 सेकंड में जीरो हो सकता है। तो बट आई थिंक वो कॉल बहुत स्ट्रांग लेनी पड़ती है कि यू आर रेडी टू बी जीरो, और वो जब आपने सोच लिया कि आप तैयार हो उसमें कूदने के लिए एंड द आउटपुट वुड बी जीरो, दैट्स व्हेन यू गेट द एनर्जी कि आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू फेल। बनेगा तो बनेगा, बट फिर से खड़े हो जाएंगे यार। तो इसी जज्बे से शुरू किया, जज्बे से, और सच में मतलब पहला इन्वेस्टर भी अपने आप मिल गया। अच्छा। मतलब एकदम एंजल की तरह मिला। अच्छा, फर्स्ट पिच में ही हो गया मामला? नहीं सिंसियरली ये भी नहीं पता था पिच क्या होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो और मेरा कुछ सर्कल नहीं था, मैं सिर्फ नौकरी में बहुत ही सीधा सा लैपटॉप पे काम करने वाला इंसान, जो कि शायद कॉफी पे भी जाने में कतराता था कि यार टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। लंच में भी 20 मिनट में लंच करके क्विकली काम पे आना है, क्योंकि काम ही आता है जिंदगी में। सीखा है कि काम अच्छे से करोगे तो नौकरी में अच्छे अप्रेजल मिलेंगे, A रेटेड होगे तो अप्रेजल अच्छा मिलेगा, और ऐसे जिंदगी में वो होगे। तो वही आता था, वही करते गए। बट जब बिजनेस शुरू किया तो अब एंजल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं पता था कि कैसे मिलेंगे। फैमिली के पास मैं कभी जा नहीं सकता था, क्योंकि ये वो फैमिली है जिनको मैं बता भी नहीं सकता था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिकॉज़ दे विल लेट, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। नो, दे विल नॉट लेट मी स्टार्ट। अगर मैंने उनको बता दिया मैं उनसे पैसे मांगूंगा, वो मुझे शुरू ही नहीं करने देंगे कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम, फेल कर जाओगे, स्टार्टअप छोड़ दो भैया। और उस समय तो फंडिंग भी इतनी नहीं होती थी, राइट? तो माय मॉम डैड क्राइड। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने बाद उनको बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और they cried a lot. They called the entire family in one of these, जो हमारे राखी दिवाली पे मिलते हैं, सबको बताया और सबने मना कर दिया, भाई ये क्या है, ये क्यों कर रहे हो? सीरियसली। और वो मैंने बहुत स्टार्ट करने के बाद बताया। काफी बड़ा इवेंट हो गया है ना। हाँ, मतलब हमारे ऐसे ही होता है जयपुर में, यू नो, सब फैमिली में डिसीजंस होते हैं। बट मैंने थैंकफुली स्टार्ट करने के बाद बताया था, तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो अब क्या किया भाई, इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, पैसे नहीं है, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो, दुनिया में नहीं होता ऐसा। तो मैंने
लिंक्डइन पे ढूंढना शुरू किया, जिसका भी नाम में एंजल इन्वेस्टर लिखा है, जिसके भी नाम में वेंचर कैपिटल लिखा है, हाँ जो भी INV भी अगर लिखा है इन्वेस्टर का, मैंने उसको रीच आउट कर दिया कोल्ड ईमेल, हाँ ठीक है, कि भाई मैं कुछ बना रहा हूँ, आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर आपसे मिलना है, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, आपसे कुछ 2 शब्द बात करने हैं, क्या आपके साथ में चाय पी सकता हूँ, बस ऐसे मैंने लिख दिया हाँ हज़ारों लोगों को, हम्म राइट। और जब लिख दिया तो 1000 लोगों को लिखते थे, 20-25 लोग रिवर्ट करते थे, फिर अगले 1000 को लिखते थे, तो उन 20-25 लोगों के रिवर्ट में एक ऐसे इंसान थे जो कि रहते थे न्यूयॉर्क में और हैं एक अरबिक शेख, जो ओ कि इंडिया में कभी नहीं आए हैं, इंडिया से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। हम्म उन्होंने मुझसे ऐसे ही एक बार लिंक्डइन पे चैट करा था कि भाई आकाश, आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, मैं तब मोबीक्विक में नौकरी करता था, कि आपने फिनटेक भी किया है, आपने ई-कॉमर्स भी किया है, आप बड़े अच्छे इंसान लगते हो, कुछ बातें करते हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा ज्ञान होगा। हम्म तो मैंने कहा भाई कौन है, चलो बात करके देख लेते हैं, मैंने और एक तो नंबर दे दिया। शेख, ऊपर से पहले मन में डाउट भी शेख, बहुत आया बिल्कुल होगा। बहुत डाउट था, बहुत हाँ अजीब था कि भाई हम्म कुछ वियर्ड तो नहीं हाँ है वही ये। तो, कहीं मैं आई वाज किसी वेरी और चीज में कॉशियस, तो नहीं फंस आई वाज जाऊंगा। वेरी कॉशियस बिकॉज वो थोड़ी लैंग्वेज अलग, पर उन्होंने हाँ कहा कि भाई एक बार बात ही करनी है, और वो वहाँ बैठे हैं, मैंने कहा चलो कहाँ फ़ोन से नंबर दे था देता ये हूँ। कॉल? दिस वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क बट द गाय इज़ एन अरब, हाँ सऊदी हाँ अरेबिया, शेख है तो सऊदी अरेबिया के शेख हम्म हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया, एक दिन मैं हम्म मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तो हमारी घंटा भर बात चली। मैंने उनको बताया इंडिया में स्टार्टअप्स में बहुत कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा दुबई में भी कुछ स्टार्टअप्स बहुत चल रहे हैं, हम्म तुम्हें कुछ करना हो तो बताना, और वो बात बंद हो गई। फिर मैं नौकरी कर रहा था उस समय, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया 6 महीने बाद उनको फिर से मैंने पिंग किया, मैं बहुत लोगों को पिंग कर रहा था, हम्म मैंने उनको कहा मेरे को कुछ बिज़नेस आइडिया मिला है, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, हम्म आपको अगर अच्छा लगे तो बताना। और मैं तो हज़ारों लोगों को लिख रहा था, उनको भी लिख दिया। हम्म अब उन्होंने मुझे बोला कि बताओ भाई क्या बना रहे हो, तो मैंने उनको भेज दिया अपना पिच डेक, कुछ बनाया था, सीखा था, गूगल करके यूट्यूब करके पिच डेक क्या बनाते हैं तो क्या बना दिया। बनाया क्या था, मुझे जानना है अरे कि बड़ा, शुरुआत वाला पिच हाँ, क्या था। नहीं आई विल शेयर सम टाइम, मेरी हाँ मेरी वो पूरी पिच डेक पड़ी है, उसमें ऐसा था कि भाई हम वो स्मार्ट लॉक बनाएंगे, एक ऐप बनाएंगे और बाइक्स और स्कूटर्स लगाएंगे, हम्म लोग मेट्रो स्टेशन पे स्कैन करेंगे हम्म और एक स्कूटर या बाइक हमने लगाई तो दिन में 10-12 राइड्स हो जाएंगी। अच्छा ईवी तब भी था दिमाग में? ईवी और साइकिल्स थे तब दिमाग अच्छा में कि भाई सस्टेनेबल होना चाहिए, हाँ पोल्यूशन तो बिल्कुल था ही हाँ दिमाग में। हाँ तो वो ऐप बनाएंगे, एक बाइक पे 10 राइड आ जाएगी, एक बाइक के 50 रुपए बनेंगे, तो आराम से 500 रुपए पर बाइक, 500 रुपए अगर 25 दिन भी राइड हुई तो अच्छे खासे रुपए बन जाएंगे हमारी बाइक पे, और एक बाइक ही इतने की आती है, 6 महीने में बाइक रिकवर हो जाएगी, 2 साल तक पैसे कमाएंगे। हम्म तो पूरा बिचटेक बिजनेस प्लान बना के उनको भेज दिया। हम्म तो शायद उनको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगती थी, तो उन्होंने कहा भाई तुम जो भी बना रहे हो एक बार मैं देखना चाहूंगा। तो हाँ ही केम टू इंडिया ओ अपने 2 सिर्फ भाइयों के साथ, ये देखने के लिए वो इंडिया है? सिर्फ मुझसे मिलने के लिए और हाँ बिजनेस मॉडल समझने के लिए। उन्होंने कहा हाँ तुमसे मिलके ही इन्वेस्ट करूंगा, हाँ बट मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो ओह उन्होंने फ्लाइट बुक सही कराई है। खुद से, गुड़गांव आए अपने 2 भाइयों के साथ, हम्म 3 शेख आए हमारे ऑफिस व्हाइट चोगा पहन के, कैसा राइट। लगा ऐसे अरे 3 शेख मतलब को वी एक वर साथ लाइक देख उनको करके? एयरपोर्ट पे पिक करने गए, हमने वही कोवर्किंग बुक कर रखा था, तब तक प्रॉपर स्टार्टअप शायद ऑफिस हम्म नहीं था, और उनको दिखाया, पूरा 2 दिन तक ऑफिस बुक था, उनको हमने बाइक्स दिखाई, अनलॉक करके दिखाया, ऐप बन चुकी थी तब हम्म तक, और पूरा टीम के 1-2 लोगों से मिलाया, और उनको हम एक कैंपस, कॉलेज कैंपस लेके गए, वहाँ पे बच्चों से इंटरव्यू कराया कि देखो कितना नीड है, और हम्म एक्चुअली हमने वो केस स्टडी करी थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि वी विल इन्वेस्ट इन यू। तो वहीं पे वो मिलने आए थे। अब ये नहीं पता था कि इन्वेस्ट इन यू तो ठीक है, बट आगे क्या? आगे तो क्या? लॉयर ढूंढने लगे कि भाई एक टर्म शीट होती है, गूगल पे हाँ पढ़ा, फिर गूगल पे पढ़ा एक एसएचए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनाना होता है, तो ऐसी एक छोटी सी लॉयर की दुकान थी, उसने भी शायद पहला टर्म शीट हमारे साथ ही लिखा था। उस समय स्टार्टअप का इतना कॉमन नहीं था कि सीएफओ बनते हैं हाँ या लीगल कंपनीज हाँ हैं, हाँ। तो कुछ उन्होंने नेट से डाउनलोड मतलब किया होगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जरूरत महसूस हो रही थी वैसे वैसे काम वैसे वैसे सीख भी रहे चीजें थे। अनलॉक हो रही हाँ थी। प्राइवेट लिमिटेड खुद से बनाई, हाँ गूगल पे जाके वो सर्च करके कि प्राइवेट लिमिटेड कैसे खोलती हैं, क्योंकि कंसल्टेंट्स का कुछ पता नहीं था कि कैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड खोलेगा, और उस समय इतने पैसे नहीं थे कि कंसल्टेंट को भी 15,000 रुपए भी दे सकते हैं प्राइवेट हम्म लिमिटेड बनाने के लिए, खुद ही से कर रहे हैं सब, गूगल पे जाके रिसर्च करके अप्लाई करके सरकारी फी दे के प्राइवेट लिमिटेड बन गई। हाँ और बस ऐसे ही उन्होंने कहा कि वी विल इन्वेस्ट इन यू, और फिर हमने कहा कि ठीक है आप कितना इन्वेस्ट करोगे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो बताओ कितने चाहिए आपको, तो हमने कहा 2-3 करोड़ चाहिए, 1-1.5 साल में इतना स्टार्टअप बड़ा बन जाएगा, फिर नेक्स्ट फंड रेज करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो 1 करोड़ ही है, आपको दे देंगे। तो उन्होंने हमें 1 करोड़ का फर्स्ट सीड हम्म चेक दिया, और उससे हमने फिर क्या बिजनेस को बात एक्सपैंड है, करना शुरू किया। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? तो ये फेट की बात है, मतलब हाँ कैसे कोई बाहर नॉन नोन
अननोन पर्सन हाँ आया, हाँ शेख, हाँ और एकदम आके हमारी कंपनी में 1 करोड़ का चेक डाल गया हाँ मुझको हाँ देख के कि भाई, और मेरे को फाउंडर राशि और मेरी टीम को देख के कि भाई आप पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मे बी शायद ये होता है रियल एंजल इन्वेस्टिंग, हाँ, और उन्होंने इन्वेस्ट किया। मतलब एंजल वाला ही काम किया उन्होंने ट्रू आकर के ना। एंजल जिसे हाँ कहते हैं, जो पीछे एक है उनके, हाँ तो वो कहाँ से आए, और वो फेट कोई ढूंढवा दिया मुझे दुनिया हाँ में, कायनात से। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया और हमने फिर बिजनेस बनाना शुरू किया। बिजनेस आगे बढ़ता गया, 6-8 महीने चला। फिर एकदम से एक मौका आया कि हमारा ब्रांड नेम तो चला, बिजनेस भी चला, पर समझ में आया कि ये बिजनेस तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में लोगों को मेट्रो स्टेशन से जब स्कूटर अनलॉक करना है या बाइक अनलॉक करनी है और अपने ऑफिस जाना है, तो वो 1 वे ट्रैफिक होता है। लोग हाँ। मेट्रो से सुबह सुबह सब ऑफिस जाना चाहते हैं, तो हम हुडा मेट्रो स्टेशन पे 200 साइकिल्स रखते थे, 200 स्कूटर्स रखते और थे। ये एक ही शहर में अभी शुरू किया सिर्फ था, गुड़गांव सिर्फ में। गुड़गांव में शुरू गुड़गांव किया में था। हमने गुड़गांव के जो एमसीजी के सीईओ हैं, उनसे हमने फ्लैग ऑफ कराया। वो बड़े काइंड आदमी थे, आईएएस थे। हमने उनके बहुत डोर नॉक करे, उनके पीए से बात करी, उनको ईमेल्स लिखे। वो बड़े फॉरवर्ड लुकिंग थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप भी स्टार्टअप बना रहे हो, आई विल सपोर्ट यू। और बस वही आंखों में जो कनेक्शन होता है, उन्होंने कहा हाँ, मैं आऊँगा तुम्हारे लॉन्च पे, तुम लगाओ और तुम्हें मेट्रो स्टेशन पे मैं परमिशन दिलाऊंगा। क्या बात है। तो उन्होंने परमिशन दिला दी। हमने अपनी 700-800 बाइक्स और स्कूटर्स लगा दिए और लोग यूज़ करने लगे। बट एक प्रॉब्लम समझ में आई, जब लोग रेंट पे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स और छोटे टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इतना कनेक्ट नहीं होता, राइट? तो एक जगह जाता है पूरा ट्रैफिक, तो 100 स्कूटर सारे के सारे हुडा मेट्रो से सेक्टर 44 या सोना रोड चले गए, पर उनको वापस लाने के लिए कोई आ ही नहीं रहा उस समय। वो शाम को आएंगे। तो जो मैंने बिजनेस मॉडल में सोचा था कि 10 राइड होंगी, वो सिर्फ 2 या 3 राइड होने लगी। तो बिजनेस मॉडल चलेगा ही नहीं, पैसे बनेंगे ही नहीं। तो वो 6-8 महीने में समझ में आ गया था। तो हमने कहा ये बिजनेस नॉवेल्टी तो है। पेपर में हमारी न्यूज़ छप रही थी, एचटी में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि भाई अच्छा स्टार्टअप आया है, पोल्यूशन सॉल्व कर रहा है। बट हमें बिजनेस मॉडल में समझ में आया कि ये तो चलेगा नहीं, पैसे नहीं बनेंगे। फिर हमने सोचना शुरू किया कि कुछ और करते हैं, बट इसी जोन में रहेंगे, पोल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी की जोन में रहेंगे। तो हमने कहा कि अब डिलीवरी करते हैं, राइट? क्योंकि जब आप देख रहे हो कि लोग अभी 2-2 राइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा राइड्स कौन कर रहा है? स्कूटर्स को यूज़ करके। हमने कहा डिलीवरी बॉयज़, ये 100 किलोमीटर डेली चलाते हैं, ज़ोमैटो, बिग बास्केट, अमेज़न, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, उबर, इन सब की डिलीवरीज़ कर रहे हैं, और इनको भी इलेक्ट्रिक पे आके पैसे बच सकते हैं। क्योंकि आज ये पेट्रोल का इतना खर्चा करते हैं, 1 किलोमीटर के 2 रुपए देते हैं, ईवी पे चलेंगे तो 25-30 पैसे लगेंगे, तो इनको ईवी पे मूव करते हैं। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के, और ये ज़ेप्टो, बिग बास्केट और उबर और अमेज़न के पोल्यूशन और ईएसजी के गोल को अचीव करते हैं, और पूरा टेक्नोलॉजी से ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, राइट? और जोन हमारी ईवी रहेगी, जोन हमारी सस्टेनेबिलिटी रहेगी, बट हम इंडिविजुअल्स को अब रीच आउट नहीं करेंगे, अब हम बिजनेसेस और डिलीवरी बॉयज को रीच आउट करेंगे। ओह, वेरी नाइस। यस, तो ये हमारा फिर बड़ा पिवट था। और ये कोविड से, आप मानोगे नहीं, अगेन फेट की बात हम कर रहे हैं, कोविड से 6 महीने पहले हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई। हम वही स्ट्रगल कर रहे थे बिजनेस में, अपने पुराने बिजनेस मॉडल में, बट कोविड से पहले हमारे कुछ बिजनेसेस ने बोला कि आप ईवी में अच्छा नाम है आपका, आपका ब्रांड नेम बहुत छपता है, आपने कुछ कुछ फंड रेज भी किया है, आप डिलीवरीज का काम करो हमारे लिए। हमें नहीं समझ में आती है डिलीवरी, हमें नहीं समझ में आता कौन सी ईवी बाइक लगानी है, कैसे उसकी चार्जिंग करनी है, कैसे ड्राइवर को लेके आना है, हमें तो लगता भी नहीं ईवी सक्सेसफुल हो पाएगी डिलीवरी में। ये हमें सब बड़े बिजनेसेस ने बोला, चाहे वो ज़ोमैटो था, चाहे वो बिग बास्केट था, अमेज़न, कि आप ट्राई कर लो, हमें पता है यू विल फेल। एंड वी सेड कि चलो ट्राई करने में क्या बुरा है, बिजनेस ट्राई करने के लिए बनाया है। ऑब्वियसली। तो हमने पूरी टीम के साथ मीटिंग करी कि भाई हम ना डिलीवरीज करेंगे, हाँ। एक ट्राई करते हैं। तो हमने डिलीवरीज करना शुरू किया, और एकदम कोविड आ गया। कोविड आया, हमारे पास सिर्फ 300 स्कूटर्स थे, और पूरा लॉकडाउन, बिजनेस वाज शट, ऑल द स्कूटर्स स्टार्टेड कमिंग बैक, कि भाई क्या करें। बट 4 दिन बाद गवर्नमेंट का रूल आया कि भाई कोविड में डिलीवरी अलाउड है, और उसके लिए हमने फिर से टीम को भेजा कमिश्नर ऑफ गुड़गांव के पास कि भाई डिलीवरी अलाउड है, वी आर अ डिलीवरी कंपनी, हमारे पास इलेक्ट्रिक डिलीवरी है, सस्टेनेबल डिलीवरीज है, आप हमें लाइसेंस दो। हमने पूरा लाइसेंस लिया, और हमारी टीम उस समय, जब पूरी, मतलब हमारे शायद पुलिस से रोज टीम को डंडे पड़ते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू कम टू द हब्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, बट द टीम स्टूड एंड सेड कि हम डिलीवरी में खड़े हैं, हम सारी की सारी 300 बाइक्स सबको डिलीवरी पे लगा देंगे, और ड्राइवर्स ढूंढ के। द एंटायर बिजनेस मॉडल चेंज्ड। हमने टेक बना दिया, 45 दिन में हमारी टीम
हम लोग जूम कॉल्स करते थे, कोई ऑफिस नहीं जाता था, बट हम जूम कॉल पे हमने एक नया टेक बना दिया जिसमें ड्राइवर को कैसे लेके आना है, उसको ईवी कैसे अलॉट करनी है, IoT से उसको कैसे सेंस करना है, कैसे उसको कस्टमर से कनेक्ट करना है, और वो पूरा का पूरा डिलीवरी ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बन गया, EV फ्लीट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बन गया। और वो 300 स्कूटर्स से धीरे धीरे बढ़ते 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 हम आज 22,000 स्कूटर्स पे आ गए। क्या बात है, 22,000 स्कूटर्स हैं आपके जी, पास अभी। जी। और ये कौन All कौन से electric। शहरों में हैं अभी आप लोग? तो हमारे बेसिकली 15,000 स्कूटर्स दिल्ली हाँ, NCR में है, अच्छा। करीब 5,000 स्कूटर्स बैंगलोर में है, और मुंबई में अभी बस स्टार्ट ही किया है, 1,000-1,500 स्कूटर्स मुंबई में। That's the business overall. We do 5.5 million deliveries, मतलब 55 लाख डिलीवरीज करते हैं हम हर महीने। ओह वाओ। फॉर ऑल दीज, मतलब इतने लोगों के हम डोर नॉक्स करते हैं जहाँ पे हम इसे कहते हैं खुशियों की डिलीवरी। अच्छा। क्यों? क्योंकि हम जब डिलीवरी करते हैं तो एक जो डिलीवरी बॉय है वो पैसे कमा रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो रेस्टोरेंट है जो सामान बेच रहा है वो अपना सामान बेच रहा है, तो हाँ, उसका भी धंधा बढ़ रहा है। जो जोमेटो और ब्लिंकिट टाइप के प्लेटफॉर्म्स है उनका भी धंधा बढ़ रहा है, यस उनके कस्टमर्स आ रहे हैं। और जो हम कस्टमर्स को डिलीवरी कर रहे हैं, यस। शायद आप अपने बच्चे के लिए फूड मंगवा रहे हैं हाँ, या अपनी पार्टी के लिए कुछ हम्म, स्नैक्स मंगवा रहे हैं, हाँ, तो आपके भी चेहरे पे खुशी आएगी। हम्म, और ये खुशी क्योंकि पोल्यूशन को सॉल्व करती हुई EV से आ रही है, तो पोटेंशियली वी आर मेकिंग द प्लैनेट आल्सो हैप्पी। सो इसलिए वी कनेक्ट विद दिस फ्रेज खुशियों की डिलीवरी व्हेन हाँ, वी डू जिप इलेक्ट्रिक। बिल्कुल। तो ये मेडिसिन वगैरह भी डिलीवर होता एवरीथिंग, है? और मेडिसिन मेडिसिन, वगैरह के लिए आप ग्रोसरी। किसके साथ आपका टाई So अप है? 1mg, 1 mg के साथ, 1mg वेरी नाइस। PharmEasy for medicines, हाँ, plus Zepto, Blinkit, Big Basket for grocery, हाँ, food, Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart, and delivery and Blue Dart for e-commerce, Uber and Rapido for bike taxi, Porter, Magic Pin, Shiprocket for hyperlocal deliveries. आप All तो of these are सबके साथ ही customers. जुड़े हुए हैं, है Everyone, ना? everyone, सबका हाँ, sustainability goal Zip Electric के साथ जुड़ गया है। यस। Yes, तो एक चीज मुझे बताइए आकाश, कि ये जो डिलीवरी बॉयज हैं, yes, इनके पास जो आपका व्हीकल होता है, जो yes, स्कूटर है इनका, correct. आपका, तो ये क्या कंपनीज लेती हैं सीधे, या रेंट पर लेते हैं ये लोग आपसे? किस तरह से क्या हाँ, रहता है प्रोसेस? तो देखिए क्या है ना, डुअल रेवेन्यू स्ट्रीम है हमारे हाँ हाँ। बिजनेस में। हमारा आधा बिजनेस B2C है, हम्म। क्योंकि हमारे 20-22 हज़ार डिलीवरी बॉयज हाँ, वो हमारा स्कूटर रेंट करते हैं। अच्छा। वो रेंटल प्लान के बिना कोई एंटर नहीं कर सकता। हम्म तो एक ड्राइवर आता है, वो एक ऑनबोर्डिंग फी पे करता है ऐप से, हम्म और वो अपना एक स्कूटर सेलेक्ट करता है कि मुझे ये स्कूटर 3 महीने पुराना, जिसपे 150 रुपए का पर डे रेंट है, वो मुझे यूज़ करना है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर पर डे चलता है। तो वो पिक करता है कि ये उसकी 6 फोटोज़ हैं, और हम उसको एक टोकन देते हैं जो कि हमारे हब पे जाके स्कूटर उसके लिए वेट कर रहा है। जैसे बुक माई शो पे आप जाके टिकट बुक करते हैं, हाँ, हाँ, ऐसे ही हमारे ड्राइवर भाई हमारी ऐप पे स्कूटर बुक करते हैं, और वो स्कूटर IoT से स्कैन करके अपने से जोड़ लेते हैं। हाँ, और वो आसपास जिस एरिया में अवेलेबल हाँ, होता है वहां पर जाना करेक्ट। पड़ता तो है। हमारे दिल्ली NCR में 6 हब्स हैं। हाँ हाँ। ईच हब पे करीब 50-60 स्कूटर एट एनी पॉइंट इन टाइम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि सारे 22,000 स्कूटर्स हम हब पे नहीं रखते, वो तो ड्राइवर्स के पास है। करीब 300-400 स्कूटर्स हर डे अलॉट होते हैं नए, और वो ड्राइवर्स आते हैं, वो ऐप से कनेक्ट करते हैं। एक बार वो स्कूटर से कनेक्ट कर गए, फिर उनसे पूछा जाता है किस कस्टमर पे आपको काम करना है, क्योंकि कुछ लोगों को फूड करना पसंद है, कुछ लोगों को टैक्सी करना पसंद है, हाँ। कुछ लोगों को ई-कॉमर्स पसंद है, कुछ लोगों को स्विगी या फिर जेप्टो, ब्लिंकिट समझ में आते हैं। तो उनकी चॉइस एक होती है, प्लस उनको 2 और चॉइसेस देते हैं। वो खुद सेलेक्ट करते हैं कि मुझे ये 3 कस्टमर्स पे काम करना है। जब वो सेलेक्ट करते हैं, उसकी जर्नी बना देते हैं हम, कि देखो जोमेटो के ऑर्डर रात में ज़्यादा आते हैं, उबर के ऑर्डर्स मॉर्निंग में ज़्यादा आते हैं, तो उसका पूरा जर्नी प्लान बना जोमेटो देते के हैं। ऑर्डर रात में ज्यादा आते हाँ, हैं, तो हम बिल्कुल उसकी सही पूरी बात है। जर्नी बना देते हैं, विच इज़ डेटा। सो हाँ। हम डेटा AI ML से उसकी लोकेशन के हिसाब से, उसके दायरे में, उसकी बाइक के हिसाब से और उसके बिहेवियर के हिसाब से उसकी बेस्ट जर्नी डिज़ाइन कर देते हैं। जोमेटो का भी फ़ायदा, क्योंकि उसको रात को जो डिलीवरी करनी है उसके लिए ज़िप का ड्राइवर आ रहा है। उबर को भी फ़ायदा, क्योंकि सुबह जो उसका बाइक टैक्सी पे हुडा से जो बंदा जा रहा है, उसके लिए भी उसको बिठा के हमारा पायलट डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से हम उसकी जर्नी इनेबल करते हैं। कस्टमर्स का ये फ़ायदा हो जाता है इसमें जोमेटो स्विगी का, कि उनको रोज़-रोज़ नए ड्राइवर नहीं ढूँढने, उनको रोज़-रोज़ ये टेंशन नहीं है कि मेरी डिलीवरीज़ कौन करेगा, क्योंकि ये चर्न होते रहते हैं। ड्राइवर्स भी आते हैं, जाते हैं, चले जाते रहते हैं, और ये कांस्टेंट चर्न मैकेनिज्म है। हम जब ड्राइवर को बाइक देते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा मोट है, हमारी बाइक्स हमारे कंट्रोल में रहती हैं। 22,000 बाइक जिप के नाम की है, जिप का लोगो लगा हुआ है। तो जिप की बुक्स में नहीं है, लीज पे है, बट है कंट्रोल जिप का, कोई और यूज नहीं कर सकता उनको। तो जो ड्राइवर जिसके पास पैसे नहीं है,
जो एक छोटी इनकम क्लास से आता है, जो नया है, जो पहली बार शहर में आया है नौकरी ढूंढने के लिए, उसको जिप प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से वो एक रेंट दे के 150-200 रुपए का रेंट दे के 800 से 1000 रुपए पर डे कमा सकता है। हाँ। सिर्फ अपना और काम एक दिन का रेंट उसको 150 से 200 रुपए 150 से 200 रुपए वो देता हाँ, है, 1000 रुपए वो अपने आराम से कमाता है, जिसमें से वो 200 रुपए दे के करीब 700-750 रुपए वो ले जाता है, 50 रुपए हम डिलीवरी का रख लेते हैं और 150-200 रुपए हम रेंट का रख लेते हैं। तो ड्राइवर की इनकम की बढ़ाई हो गई, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि एक अच्छा डिलीवरी बॉय मिल गया जो कि ईवी पे आ रहा है, और जिप का भी कुछ मार्जिन बन गया। आकाश, मतलब मेरे को एक डाउट है, जैसे अभी कुछ साल पहले की, जब मैं जिन दिनों मैं बैंगलोर में थी, मुझे उस स्टार्टअप का नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी येलो कलर की स्कूटर होता था उनका, है ना, और अगर हमें नाम याद भी आ जाए तो हमें नाम लेना नहीं चाहिए, है ना। तो वो स्कूटर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप भी ये वाला प्रॉब्लम फेस करते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, कि जो स्कूटर होते हैं ना, लोगों ने यूज़ कर लिया, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो चाहे आम आदमी हो, हालांकि उस स्कूटर को आम आदमी भी यूज़ करता था। और वो लोग क्या करते थे कि कहीं वीराने में ले जाकर के स्कूटर छोड़ दिया, उसका टायर निकाल लिया, उसमें से कुछ निकाल लिया, और शायद इसी चीज़ के चलते वो स्टार्टअप बंद भी हो गया, मतलब लॉस बहुत हुआ उनको, है ना। तो इस तरह का आप लोग भी कुछ फेस करते हो क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और वो मेरे अच्छे दोस्त का स्टार्टअप है, येलो स्कूटर वाला, नाम नहीं लेंगे, बट उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जब कोविड का टाइम था, टू बी वेरी फ्रैंक, हम उसी तरह के स्टार्टअप जोन में थे, हम उनकी तरह कहीं भी अलाउ नहीं करते थे लोगों को पार्क करना, बट इन अ वे हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिमिलर था, और वो एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने $150 मिलियन रेस करे थे, और हमने $1.5 मिलियन रेस करे थे। तो इतना फर्क था, वो हमसे ऑलमोस्ट 100 गुना बड़े थे, और हमको बहुत डर लगता था कि हम ये बिजनेस बना रहे हैं। वो स्कूटर हर गली नुक्कड़ में दिखता था। उन्होंने शायद 30,000 स्कूटर्स कोविड से पहले लगा दिए थे बैंगलोर में, राइट। और जब मैं पिच करता था इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स बोलते थे देयर इज अ बिग स्टार्टअप डूइंग दिस, तुम क्या कर लोगे, तुम तो $1.5 मिलियन रेज कर रहे हो, तुम तो बंद कर दो। The same way they used to say, sorry, you won't be able to do anything. And I used to go back and I used to, sit down and feel like, यार क्यों बना रहा हूँ मैं? When I'm building this business, when there's a $150 million funded startup, and everyone is rejecting me. People used to say no to me left, right, and center. And those people, in a way, have given me a direction that yes, you need to fail every day, but you need to keep thinking how to find the way. तो आपने जो सवाल किया कि उस स्टार्टअप से हमने ये सीखा कि जो वो बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल में तो हम सक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन गया है। प्लस आपने जो सवाल पूछे मुझे कि उनका स्कूटर कहीं खड़ा है, मतलब नीचे हाईवे के खड़ा है, टोल के ऊपर खड़ा रहता था, गली मोहल्ले में ऐसी जगहों पे खड़ा रहता था जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता था, और लोग उसके पुर्जे निकाल करके ले जा करके बहुत सारे बेच देते थे। और एक किस्सा सुनाती, मतलब मैं एक लड़के को जानती थी जिसने एक बार उसने मुझे, उसके घर के बाहर वो खड़ा हुआ था, ऐसे ही लेटा हुआ था वो स्कूटर, है ना। तो मैंने कहा यार तुम क्यों ये स्कूटर ऐसे ला करके क्यों डाल रखा है? तो उसने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, बस मैंने मतलब लोग कितने अंदर से कितने शैतान बदमाश होते हैं ना, लोगों को रेंटेड चीजें यूज करने का, और उसको ले जा करके डाल दिया। मैंने तो इसका ये पुर्जा निकाल के फेंक भी दिया, और मैं बस ऐसे ही, मुझे मजा आ रहा है करने में, है ना। I think ये है इंडिया में, हाँ, सोशल कल्चर थोड़ा सा बिल्कुल चीजों को यूज करने का इतना अच्छा नहीं है। लोग मेट्रो स्टेशन से पिलर्स निकाल के ले जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें बड़ा फाउंडर्स का दुख बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। मैंने कहा जो इसका फाउंडर है, सोचो उसने अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कितना मेहनत किया है, और तुम्हारी ही तरह कितने सारे लोग हैं जो इस स्कूटर को निकाल के या तो कहीं डाल देते होंगे या पुर्जे निकाल के ले जाके बेच देते हैं। नहीं तो मुझे तो मजा आता है ना। एब्सोल्युटली नहीं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो उस दौर से गुजरे, बट थैंकफुली हम उस समय इतने छोटे थे कि हम अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। वो बहुत बड़े थे, तो कोविड में जब डायरेक्शन चेंज करने की बात आई तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके 30,000 स्कूटर्स थे, हमारे 300 स्कूटर्स थे। हमने डायरेक्शन डिलीवरी की तरफ चेंज कर दिया, ये समझ के 2 रीजंस, एक तो उनके स्कूटर्स ऊपर नीचे देख के, प्लस हम इतने छोटे थे कि हमको पता था कि एक बहुत बड़ा डेविड वर्सेस गोलियत स्टोरी है। देयर इज अ लार्ज गाय हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू कांट ब्रीच दैट वॉल। तो वो एक स्टार्टअप में फाउंडर की ईगो होती है कि भाई आप इस रोड पे
चल तो दिए हो, बट ये टनल ना बंद होने वाला है। और ये बहुत बड़ा ईगो हर्ट है आपके लिए कि आपने एक बिजनेस बनाया और आपको पता है आप इसमें फेल करोगे, और वहां से उस डायरेक्शन को छोड़ना इज लाइक अ बिग ईगो हर्टर। कि आप एक पिच कर रहे हो डेली और आपने सडनली कहा भाई मैं तो रास्ता बदल रहा हूँ। टीम को उस समय समझाना कि हम बिजनेस मॉडल ही चेंज कर रहे हैं। टीम बोलेगी यार आपका एक बिजनेस मॉडल ज्वाइन किया था कि आप ये करने के लिए आप बिजनेस बना रहे हो, आप पूरा ही चेंज कर रहे हो, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। और वो खुद को भी बहुत बड़ा सवाल होता है कि कैसे स्टार्ट हो पाएगा जीरो से। बट देन वी टुक दैट वेरी हार्ड कॉल कि हम ये करेंगे। और मुझे याद है वी हैड अ टीम ऑफ 30 पीपल देन, और हम एक ऑफिस में बैठे थे। जनवरी 20 की बात है, नया साल शुरू हुआ था। नए साल में वो रेजोल्यूशंस बनते हैं, तो हम टीम के साथ हमेशा रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हमेशा हर साल। तो हमने टीम के साथ बैठे कि भाई 2 अपॉर्चुनिटी है, डिलीवरी या फिर रेंटल। डिलीवरी में कुछ करें। और हमने पोल किया क्योंकि मैं और मेरे को फाउंडर हम दोनों ऑपोजिट थे। माय को फाउंडर सेड नहीं करेंगे, हम ये डिलीवरी का बिजनेस नहीं करेंगे। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस बिजनेस में ना मिल रही है डेली। आई हैड मोर कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने एक पोल किया कि भाई वी वर एट लॉगरहेड्स, टीम से पूछते हैं क्या करना है। टीम यूजुअली थोड़ा मेरे सपोर्ट में आ जाती है क्योंकि मैं थोड़ा बातूनी शायद बन गया हूँ अब। तो टीम ने पोल किया है। एक्चुअली हर फाउंडर का थोड़ा बातूनी होना जरूरी होता है। यू आर द सेल्स गाय, एज अ फाउंडर यू नीड टू सेल योर विजन। और क्या, आपको टीम को कनेक्ट करना है, आपके विजन के कारण ही कंपनी बन रही है। तो उस समय जब हमने पोल किया तो लोगों ने कहा कि हम डिलीवरी करते हैं, ट्राई करते हैं। तो हमने कहा भाई 300 है, 50 डिलीवरी में डालेंगे। और वो डायरेक्शन जो हमने लिया उसके कारण हम वो येलो स्कूटर कंपनी से आज आई वुड से अगर उनके 30,000 स्कूटर्स थे तो हम 20-22,000 स्कूटर्स पे आ गए हैं। हालांकि उन्होंने बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया, नाउ दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो बड़ा क्या बात है। लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचना, और आप जब ये देख रहे हैं कि मार्केट में आपसे बड़ा खिलाड़ी पहले से बैठा हुआ है, है ना, और ऐसे में उस मार्केट में घुसना राइट, और आज तो है काफी। आज हम बड़े खिलाड़ी बन गए। वेरी नाइस, टच वुड, मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आकाश, मतलब वही मैं जानना चाहूंगी कि ये जो उनके साथ जो ये हो रहा था ना पंगा कि स्कूटर ऐसे चले आए, इस तरह की चीजें आप लोग नहीं फेस करते हैं कुछ? नहीं, तो यही हमने प्रॉब्लम सॉल्व मतलब करी। इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि ये हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं करी। हमने कहा कि जब हम डिलीवरी करेंगे तो हमारा एक ड्राइवर पायलट आएगा, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक राइड करने के लिए नहीं आ रहा, अब वो अपनी जिंदगी की कमाई के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो उसको हम ऐसे ही नहीं घुसने देंगे, उसके घुसने के कुछ रीजंस होंगे, चेकलिस्ट होगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो उसकी स्ट्रॉन्ग केवाईसी होगी, उसको सोशल प्रोफाइलिंग होगी, उसका आधार, पैन, प्रोफाइल, क्रिमिनल प्रोफाइल, घर का पता, उसके परिवार का पता, उसका पूरा हम चिट्ठी देख के तब उसको टेक्नोलॉजी से एंटर करेंगे। वेरी नाइस। प्लस उसकी कमाई हमारे प्लेटफॉर्म से आएगी। तो क्योंकि वो जिस स्कूटर को यूज कर रहा है उसकी कमाई उससे लिंक्ड है, तो उस स्कूटर से अगर वो टायर चुराएगा तो कहाँ लेके जाएगा, उसकी कमाई बंद हो जाएगी ना, और हम पे करते हैं उसको। तो अगर वो लेके गया वापस तो स्कूटर हमें ही देना है उसे, और उसका पे आउट अब हम कर रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 रुपए वो डिलीवरी बॉय जिप के कारण कमा रहा है। तो जिप जिस थाली में आप खा रहे हो उस थाली से आप लोगे तो क्या मजा आएगा। तो ये हमने टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश करी और उसको हमारे इकोसिस्टम का पार्टनर बना लिया, रादर देन उसको कस्टमर। हमने कहा तू पार्टनर है हमारा। क्या बात है। तो आज ये 20,000 भाई, और मैं उनसे मिलता हूँ सड़क पे जाके, मैं हर महीने 2-3 दिन जाता हूँ, अपने ड्राइवर भाइयों से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ भाई सब चीज चल रहा है बिजनेस में, और वही मैं रील्स अपने चैनल पे डालता हूँ। उनसे पूछता हूँ भाई खुश हो, क्या बुरा कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कमाई ठीक हो रही है। मैं उनसे लिटरली ऐप में पूछता हूँ दिखाओ कितने रुपए बनाए। 1,000 रुपए पर दिन के बना रहा है, बहुत बढ़िया। फैमिली खुश है, कोई सपोर्ट चाहिए बता। तो वो करने में मजा आता है। वेरी नाइस, सो स्वीट, कितनी अच्छी बात है ये, है ना। नहीं तो कहाँ मतलब होता है फाउंडर्स को, स्टार्टअप शुरू कर दिया और अब उनको मतलब नहीं है कि उनके साथ काम करने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपके साथ चाहे वो जनता कितने भी नीचे लेवल पे काम कर रही हो, कितने भी ऊपर लेवल पे काम कर रही हो, अगर आप हर किसी के साथ आप कनेक्टेड हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ करके दे रहे हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी चीज़ है ये एक्चुअली, है ना।
नाइस। अच्छा, जैसा कि आपकी को फाउंडर है, आपकी जो वाइफ है हाँ राशि, जी, है हाँ ना? जी। हमारे तो 2 को-फाउंडर्स हैं, अच्छा, एक राशि और एक तुषार। हाँ, तो या मुझे अपने दोनों को फाउंडर्स के बारे में बताइए कि मतलब राशि और आप क्या, राशि जब आप लोगों की जब शादी हो गई तब वो को फाउंडर हुई या पहले से को फाउंडर थी? नहीं, नहीं, हमारी शादी तो बहुत पहले हुई थी हाँ। और हम लोग बड़े अगेन दोनों नौकरी करते थे हुँ। और जब मुझे ये फाउंडर बनने का या एंटरप्रेन्योर बनने का कीड़ा लगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करता था कि भाई मैं बहुत न्यूज़ पढ़ता था, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। एक चीज़ जो मुझे बहुत एंटाइज़ करती है लाइफ में वो पर्सनल स्टोरीज़ कि हुँ। कैसे किसी ने ज़ीरो से कुछ-कुछ करके कुछ बनाया। बिल्कुल, वो मुझे बिल्कुल। बहुत एंथ्रॉल करता है इन हाँ। लाइफ। तो मैं बहुत पढ़ता था इलॉन मस्क, स्टीव हुँ, जॉब्स, हुँ, हुँ। मार्क ज़करबर्ग, हुँ, इंस्पिरेशनल लीडर्स, हुँ। राइट? जेफ बेज़ोस। मैं बहुत पढ़ता था इनके बारे में और फिर जब पॉडकास्ट का कल्चर आया तो इनके बारे में बहुत सुनने लगा और वो जब मतलब एक बार ज़हन में आ गया था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, हाँ। तो वो फिर लाइफ चेंज हो जाती है आपकी कि बनना है। लिख दिया था कहीं एक बार किताब में, डायरी में, ड्रीम्स में कि हाँ। एंटरप्रेन्योर बनना है। तो जब वो मैंने सोच लिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सबसे पहले राशि से ही शेयर किया क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते थे, राइट? हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे। शायद उनका भी कोई स्टार्टअप था पहले, है ना? यस। हुँ। तो बेसिकली जब ये ज़हन में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो मैंने कहा यार मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ, राशि भी ठीक-ठाक कमा रही है, बट कुछ स्टार्ट तो करना है। तो आइडिया आया कि हम कुछ फ़ैशन में करते हैं। हुँ। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय गिविंग देम अ डिज़ाइन दैट दे वांट ऑन देयर टी-शर्ट। तो अब जैसे ओके। मुझे काश हाँ, से आकाश अपनी टी-शर्ट पे लिखना है, हाँ, हाँ। तो ये डिज़ाइन मेरे को ढूँढना बड़ा मुश्किल होगा। हुँ। कौन ये मुझे डिज़ाइन करके देगा और कौन ये मुझे मेरे कलर की चॉइस की टी-शर्ट पे लिख के देगा? ये और ये कौन से साल की बात है? ये है 2013। हाँ, ये वो टाइम था जब इस तरह के टी-शर्ट्स नहीं बन रहे थे। नहीं अब तो बन रहे ऐसे थे। मतलब भीड़ अब लगी बहुत हुई आ है, अब गए तो हैं। सब बना दे रहे हैं। करेक्ट, 2013 में ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी कि हुँ। ऐप पे आपने एक डिज़ाइन ढूँढा, हाँ। टी-शर्ट पे एम्बॉस किया और 5 दिन में वो आपके घर पे डिलीवर हो गया इन हुँ। वेरियस डिफरेंट कलर्स। हुँ, हुँ। व्हाइट टी-शर्ट्स पे लोग कर लेते थे, हाँ, हाँ। बट हमने 8 कलर्स में वो डिज़ाइन लॉन्च किया, खुद से हुँ। मशीनें खरीदी, घर की छत पे हमने एक स्टोर वेयरहाउस बनाया, लोग हायर किए और मशीन्स रख के ब्रांड लॉन्च किया लेट्स फ्लॉन्ट। हाँ। पूरा टेक्नोलॉजी आउटसोर्स नहीं, करके। मुझे याद है ये ब्रांड। हाँ, तो वो यस। पिंक कलर का आपकी साड़ी के कलर का वो हमने लोगो बनाया था हाँ। letsflaunt.com और उस पे हम ये पूरा बनाते थे हुँ, हुँ। और वो बिज़नेस राशि भी नौकरी कर रही थी, मैं भी नौकरी कर रहा था। हम दोनों ने स्टार्ट किया। हुँ। ऐसे ही एक कंपनी खोली, क्या कहते हैं उसको, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म हाँ, हाँ। खोली, प्रोप्राइटरशिप राशि के नाम पे खोली थी हाँ। क्योंकि मैं अपना वो नहीं छोड़ सकता था जो मेरा जॉब था। मैंने कहा तुम फुल टाइम शायद कर हुँ। सकती हो इसको, मैं साइडलाइन से सपोर्ट करूँगा तुम्हें। हुँ। तो वो फ्रंट एंड से गई, ब्रांड और दिमाग मार्केटिंग का मैं चलाता था, वो ऑप्स मैनेज करके बिज़नेस बनाती थी। तो उसने टीम हायर करी, वो टी-शर्ट्स रोज़ छापते थे हम लोग रोज़ रात को। हुँ। रोज़ रात को टी-शर्ट छापते थे, पैक करते थे, हमारे ऑर्डर्स आते थे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे और अच्छा बिज़नेस चल रहा था। महीने के 20-25 लाख का रेवेन्यू आता था, 15 लाख की सेविंग हो जाती थी, हुँ। तो बड़ा अच्छा चलने लग गया था हुँ। और हमने कहा ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। बट एक उसमें एक सीलिंग थी, वो 25 लाख से शायद 50 लाख चला जाता, 70 लाख चला जाता, बट वो बहुत बड़ा नहीं बन सकता था। हाँ। और फिर मैंने कहा कि ये वो बिज़नेस नहीं है जिसके लिए मैं अपना नौकरी छोड़ दूँ या सब कुछ छोड़ दूँ, राशि तुम इसको फुल टाइम करो। तो उसने नौकरी छोड़ के उसको फुल टाइम बनाया, बट मैं लुकआउट पे था कुछ और बड़े हाँ, के वो लिए। एमबी वाले लड़के को मज़ा नहीं आ रहा था कि हाँ, मतलब टी-शर्ट नहीं बनानी है हाँ और है ना? ग्लोबल ब्रांड बनाना है, हाँ। बहुत बड़ा कुछ हाँ। और बड़ा बना सकते हैं मतलब शायद। टी-शर्ट भी आप शायद बहुत बड़ा बना सकते थे उसको भी, लेकिन उसमें हाँ। मज़ा नहीं आ रहा था हाँ, ना, वो इसमें अंदर नहीं से जाना है। किक नहीं आ रही थी हाँ, किक नहीं कि आ यार रही वो थी। इतना बड़ा शायद हिट नहीं कर रहा था हाँ। दिमाग में। तो कुछ टेक कम कुछ था, टेक से जुड़ करके करना टेक था। कम था उसमें कि ऐप नहीं दिख रही, वो हाँ, यूज़र नहीं हाँ, आ रहे इतने। हाँ। तो मैंने कहा राशि तुम इसको करो, मैं कुछ और ढूँढूँगा, मैं कुछ और बड़ा जब आएगा तब बनाऊँगा, मैं नौकरी कंटिन्यू कर रहा हूँ। हुँ। तो शी रैन इट फुल टाइम और उसका भी वही बिल्कुल थिंकिंग मेरी तरह से है। तो मैं जब उसको बोलूँगा कि बिज़नेस करना है, वो एक बार बिल्कुल मना कर देगी, नहीं, हुँ। नहीं हो सकता, हुँ, नहीं हुँ। करेंगे। फिर मैं उसको कन्विंस करता रहूँगा धीरे-धीरे 7 दिन में। तो डीएनए थोड़ा सिमिलर है, तो बोलेगी हाँ, चलो ठीक है, आई एम विद यू, कर लेते हैं। तो उसको कन्विंस करने में मुझे हमेशा टाइम लगता है। तो जब मुझे ये वाला ज़िप का आइडिया आया, तो मुझे उसको मतलब कन्विंस करने में वही 15-20 दिन लगे। जब मैंने अपना डेक बना लिया, मैंने सब कुछ बना लिया, मैंने कहा तुम्हें इसमें फुल टाइम आना है क्योंकि तुम एक स्टार्टअप बना चुकी हो। तुमने अच्छा खासा बिज़नेस 20, 25, 30 लाख के रेवेन्यू पे पहुँचा लिया है, प्रॉफ़िटेबल है और तुम्हें फ़ाइनेंस और ऑपरेशंस की ज़्यादा समझ है हुँ। मुझसे।
यू आर द वन whom I trust and you need to leave this। और अगर बिजनेस बनाना है तो फुल्ली बनाना है, ऐसे नहीं कि दोनों चलाएंगे, एक नाव पे ही सवार होके चलाना है, दोनों नाव पे नहीं चलेंगे। तो शी वॉज रेडी टू क्विट हर बिजनेस, शट डाउन राइट फ्रॉम जीरो। आई लीविंग माई ऑलमोस्ट $1 crore ऑफ अ सैलरी, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो उसको बंद ही कर दिया, उसको पूरा सेल बंद नहीं करेंगे, किया। मतलब डुअल माइंड में नहीं चलाएंगे। दिस हाँ। वाज वेरी क्लियर, अगर बनाना है तो ढंग से बनाना है। तो दोनों जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल स्टार्ट किया। अपनी जो भी सेविंग्स थी वो लगाएंगे, 10 महीने 12 महीने के लिए झोंक देंगे, देखेंगे क्या होगा। दैट वाज द इंटेंट। और फिर जीरो से बनाना शुरू किया। और जब जीरो से बनाते गए और राशि ने बिजनेस संभालना शुरू किया, मैं अपना प्रोडक्ट, मार्केटिंग, टेक और फंड रेजिंग में फोकस करता था। वो ऑपरेशंस और फिनेंस और HR और बाकी सारी चीज़ों में हेडेक वाले कामों में फोकस करती थी। तो फिर जब बिज़नेस थोड़ा बड़ा बना, 2-2.5 साल हुए, हमें समझ में आया इसमें तो बहुत बड़ा ऑपरेशंस का काम है और बहुत बैंडविड्थ चाहिए। हम दोनों शायद ये इतना बड़ा नहीं बना सकते। और वो भी एक अंदर से फीलिंग थी कि क्या हम एक और को-फाउंडर लाएं, क्योंकि वो भी एक ईगो क्लैश होता है कि भाई किसी नए बंदे को एकदम से आप कैसे लेके आओगे। आपने 2-2.5 साल तक बिजनेस बना लिया। तो वी वर ऑन अ लुक आउट फॉर अनदर को-फाउंडर। वी वर मैच्योर इनफ टू सी कि हम इसको और बड़ा नहीं बना सकते, एक तीसरे बंदे की ज़रूरत है जिसमें इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो तुषार मिला। अगेन तुषार ने मुझे कहीं ना कहीं लिखा था, या तो ईमेल पे या फिर कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि आप शायद कोई एक सीनियर बंदा ढूंढ रहे हो, मेरे को भी कोई स्टार्टअप आपकी तरह का ज्वाइन करना है। मेरा एक्सपीरियंस ओला और कास्ट24 जैसी कंपनीज का है। मैंने इनको बड़ा बनाया है। मैं एक अच्छे कॉलेज से हूँ, MDI से, और मुझे भी कुछ एंटरप्रेन्योरियल करना है। तो उसने जब मुझे लिखा तो मैंने कहा यार मिलते हैं। तो मैंने उसको बुलाया और वो आया बिजनेस में। बिजनेस बड़ी अजीब सी पोजीशन में था, छोटा था बट बड़ा बन सकता था। चीज़ें हो रही थी 2018-17। हाँ 2019। 19। हाँ 2 साल हो गए थे। तो जब वो आया तो उसके साथ कुछ डिस्कशंस में मज़ा आया। तो ऑब्वियसली उसको जॉब एज अ को-फाउंडर स्टार्ट नहीं किया। हमने कहा देखो यार, को-फाउंडर नहीं बनाएंगे डे 1 पे। अगर ये पार्टनरशिप नहीं चली तो नाम खराब होगा। और मतलब आप एकदम से किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते ना, एकदम से हमें क्या पता कि जो हमसे जुड़ रहा है कहाँ ऐसा से नहीं क्या था कि है, बहुत अच्छा कैसे दोस्त है जो कि बेस्ट वे होता। अगर मेरा कोई चड्डी बड्डी होता, वो आता तो मैंने कहा यार चल करते हैं, बट वो नहीं था। राइट। तो और अभी भी मेरा स्टार्टअप ना इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मैं अपने किसी दोस्त को बोल सकूं तू आ जा मेरे साथ, क्योंकि मेरे को ये डर था मैं किसी की लाइफ नहीं खराब कर सकता मेरे नाम पे। दोस्त तो आ जाएगा, और एक गिल्ट भी होगा ना, पता चला हम फेल हो गए तो हमने किसी की अच्छी खासी जॉब और काम वगैरह सब खराब करवा के। मैंने ना फैमिली को रीच आउट किया ना फ्रेंड्स को। मेरा बड़ा अलग था, जबकि मैं आज लोगों को बोलता हूँ आप रीच आउट करो, बट मैं नहीं कर पाता। मेरे को थोड़ा था कि यार फेल होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने फिर तो बाहर से ही तुषार आया और 1-2 डिस्कशंस के बाद हमने कहा कि काम करते हैं साथ में। तुम सीनियर लीडर कहलाओगे बिजनेस में, सीनियर VP, बट को-फाउंडर नहीं, CEO भी नहीं। बट अगर फीलिंग आई 3-4-6 महीने में तो बना देंगे, बट वो कनेक्ट होना चाहिए। हम दोनों का कनेक्ट जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस की समझ और हम दोनों का कनेक्ट जरूरी है। तुम बहुत अच्छे हो सकते हो, बट हो सकता है मेरे साथ जेल ना कर पाओ। तो मैं वो कॉल तब लूंगा। ही वॉज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसने शुरू किया। 2-4 मीटिंग्स में साथ में बैठे, बिल्कुल मेरी तरह सोचता था वो, और मेरे से कुछ चीज़ें ज़्यादा समझता था क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया था। मैंने कहा ये तो सही सोच रहा है, ये तो एकदम वही कनेक्ट कर रहा है जो हम मिस कर रहे थे। वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल ऐड हो रहा है। और क्या को-फाउंडर पार्टनरशिप, मतलब ऐसा नहीं कि हर डिसीजन पे हमारे साथ है, बट हमें चैलेंज भी कर रहा है और कई जगह चैलेंज भी हो रहा है, और वो डिबेट हेल्दी हो रही है। और वो हेल्दी डिबेट से जो सोल्यूशन निकल रहा है वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो 6 महीने में वी टुक अ कॉल दैट हे वी नीड टू मेक इट अ पार्टनरशिप अगेन। यू नीड टू बी द को-फाउंडर, यू नीड टू गेट अ गुड स्टेक, वी नीड टू क्रिएट वेल्थ टुगेदर। जब ये स्टेक बड़ा बनेगा तो इतना बड़ा बनना चाहिए कि जिंदगी में कुछ नहीं करे। तो ऐसा कुछ सोच के हमने जेल किया और उसने बिजनेस को बिल्कुल स्केल कर दिया। बिकॉज ही हैड डन दिस इन ओला, he had done this in कास्ट24, he has seen them becoming unicorns। तो हमने उसका एक्सपर्टीज यूज किया एंड ऐसे हमारे 3 को-फाउंडर बने। चलो आ जाओ अब साथ मिल करके करते हैं, है ना। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे टीम बढ़ती गई। जैसे हम लोग टीम हायरिंग में बड़े अजीब अजीब से डिसीजंस लेते थे, उसने कहा नहीं हायर करो और लोगों को परफॉर्मेंस पे रेट करते हैं। हम लोग थोड़े इमोशनल ज़्यादा थे। वो EQ के साथ फिर बिजनेस KPIs डेटा लाके
तो बिजनेस का पूरा डायरेक्शन ये चेंज हो मुझे गया। लगता है ना, जितने फाउंडर्स होते हैं ना आकाश, मोस्टली फाउंडर्स ना शुरुआती दिनों में बड़े इमोशनल होते हैं, है ना, लेकिन धीरे धीरे जब उनको दुनियादारी और बिजनेस समझ में आता है और जब कड़वे अनुभव होते हैं ना हाँ, जिंदगी के, हाँ। तो फिर वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा अपने हिसाब से फिर, नहीं क्योंकि बट कभी कभी इमोशनल, चाहते हुए भी हाँ, हमको थोड़ा कड़क रुख अपनाना पड़ता है ना। सही हम बात है। हम नहीं है अंदर से इतने नहीं है, कठोर, नहीं है, लेकिन हमको ऊपर से दिखाना पड़ता है कि सही बात कठोर है, है। सही बात है। थोड़ा फाउंडर बेचारे का ये मजबूरी हो जाता है कि अपने आप को आई थोड़ा नो, दिखाना बनना पड़ता पड़ता है है। आपको, मतलब कहीं इट्स अ थिन लाइन हाँ कि वो यू नो यू कैन नॉट बी एरोगेंट, हाँ but at the same time you need to have a little bit of finesse and attitude हाँ to make your point। हाँ, और वो arrogance और attitude में थोड़ा सा thin line का ही फर्क है। यस। वो आपने ब्रीच कर दिया तो आप arrogant sound करोगे, बट अगर आप उसको एज अ फीलिंग, एज एन EQ हल्की सी डाल के करोगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फाउंडर्स को इमोशनल होना चाहिए। हाँ। और मैं शायद थोड़ा इमोशनल हूँ, पता नहीं, मे बी आई हैव मोर EQ, बट वो चेंज नहीं कर सकते, अब वो एक बन गया है लाइफ का। जैसे बहुत सारे, अगर मैं कहूँ 2015-16 की बात करूँ, तो मैं बड़े सारे फाउंडर्स थे जो मतलब आप हमको 4 बार कॉल कर रहे हैं, 5 बार कॉल कर रहे हैं, जो आज की डेट में बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं, लेकिन अब आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। अब तो वो मतलब चेंज हो चुके हैं एकदम, उनके बिहेवियर में भी बहुत चेंज हो चुका है ना, क्योंकि वो परिस्थितियां आपको बहुत बदल देती हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एरोगेंस नहीं आना चाहिए पर्सनैलिटी में। आप बने ही रहिए जैसे आप हमेशा से हैं। बहुत कम फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को उस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। नहीं, और ये मैं सच बताऊं, आपने जो बात बोली है बहुत ज़्यादा डीपली मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये बिल्डिंग अ स्टार्टअप इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी फॉर इवन मी। जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड और बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव स्टाइल का था। हाँ, जब मैं चाहूंगी इसको आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये स्टार्टअप से पहले जो अंदर वाला आकाश था और स्टार्टअप के बाद जो आकाश के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो क्या थे। करेक्ट। तो टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल, सेल्फ एनरिचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग अ वेंचर। क्योंकि आप एक जगह से आ रहे हो जहाँ आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप 1000 लोगों की टीम बनाओगे। आपको शायद वो लोग इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे और आप में शायद कुछ नहीं है, आपको सेल्फ भी इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप कर भी सकते हो। जब आप वो धीरे धीरे अनलॉक करते हो, एवरी डे जब आप वो हारते हो और एक नो सुनते हो और आपको पता है आप फेल कर रहे हो, जब आप उससे एक स्टेप आगे बढ़ाते हो और शायद आपको हल्की सी सक्सेस लगती है, तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप जब हायर करते हो और एक बंदा जो आपको ज्वाइन नहीं कर रहा था, जो आपको लगता है ये तो नहीं आएगा, वो ज्वाइन कर लेता है, वो टीम में जुड़ जाता है, तो आपको हल्का सा और कॉन्फिडेंस आता है कि आपने हायरिंग भी सीख ली। फिर जब आप पिच करते करते, ना सुनते सुनते, इन्वेस्टर्स की ना सुनते सुनते एक इन्वेस्टर को ले आते हो जो आपके कहता है कि चल यार आई विल सपोर्ट यू, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप जब बिजनेस बनाते बनाते उसमें प्रॉफिट जनरेट करके शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना शुरू कर देते हो, तब आपको समझ में आता है कि आपको तो बिजनेस बनाना आ गया, आपको तो कुछ नहीं आता था, बट आपने ये सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ी है। तो फॉर मी, आई हैव सीन अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मी बीइंग someone who cannot talk to anyone in a room of 50 people. I would be sitting somewhere, not even able to shake hand with that individual. That was me. Seriously? And now I go to a room and I am the most connected, or one of the most connected people, where there are 10 people talking, sharing, talking about content, talking about startup. तो मैंने खुद का एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी है विद इन मी। मैं आज पॉडकास्ट बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ। साल भर पहले मुझे नहीं पता था व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन, आई वाज जीरो, बट मैं सब देख रहा था। अब वो भी हमने कहा कि भाई जिप में अगर हमने कुछ कुछ अनलॉक किया है तो कंटेंट क्रिएशन भी अनलॉक कर सकते हो। बिल्कुल, जिप में भी जीरो थे, बिजनेस में भी जीरो थे, बट अब थोड़ा बहुत बना लिया। जीते नहीं है अभी, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बना लिया है, अभी वो नहीं है कि भाई बन गए हैं, नहीं, वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन आकाश, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं तो लगता तो है नहीं कहीं से कि मतलब नहीं बने हैं। नहीं सीरियसली, पूरा लगता है कि बहुत अच्छी, बहुत गहराई से हर चीज को समझ करके कैमरा के सामने बैठे हुए हैं। सही में ऐसा लगता है, बट सच में बिल्कुल नहीं रंजना, मतलब वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। हमें कुछ नहीं आता। अभी कल भी जैसे हम आजकल मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स से मिलता हूँ, अपने प्रफुल्ल भाई, MBA चाय वाला, रिया है, कई सारे लोगों से मिलता हूँ मैं। उन लोग से मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये कंटेंट है क्या, क्योंकि ये मेरे लिए 0 to 1 जर्नी है। तो थोड़ा तुम सिखाओ चैनल पे कैसे बोलना है, क्या करना है, कैमरा कैसे यूज़ करने हैं, माइक कैसे यूज़ करने हैं, क्योंकि
हमने तो फन के लिए शुरू किया है, भाई अच्छा लगना चाहिए। मेरा कहना है कि आपको स्टार्टअप तब करना चाहिए जब आपको लगे कि भाई अच्छा लगेगा। इस जर्नी में कूद के हारने के लिए तैयार है, बट मजा आएगा, मजा आएगा, और हारने में भी मजा आएगा। हाँ। तो वो कंटेंट में भी 0 to 1 था कि भाई नहीं आएंगे फॉलोअर्स और मजा नहीं आएगा आकाश, तो फिर अपने हाँ। बिजनेस और अपने स्टार्टअप में और फिर नौकरी में क्या अंतर है? हाँ। नौकरी तो वो इंसान 9 to 5 कर रहा है ना मजबूरी में। करेक्ट। कम से कम स्टार्टअप में वो अपनी खुशी तो महसूस कर रहा है ना, जो वो करना चाहता है। फेल हो जाएंगे वो बात की बात है। करेक्ट। अगर आप झोंक ही रहे हो, हाँ, अपना टाइम लगा ही रहे हो, भाई एक चीज आपने डिसाइड कर ली कि आपका दिमाग पूरे टाइम कोई चीज चेस कर रहा है। 12 घंटे 16 घंटे जब आप जगे हुए हो, इवन सोते हुए भी आपका दिमाग कुछ चेस कर रहा है, तो वो चेस कुछ ऐसा करो ना जो बहुत बड़ा हो। हाँ, चेस फिर छोटा क्यों कर रहे हो? हाँ, सपने तो बड़े अपना देखने बड़ा ही चाहिए, सोचो छोटे क्यों? और बड़ा चैलेंज ही ढूंढो। भाई कंटेंट में भी फिर बड़ा ही ढूंढेंगे ना। आप हाँ। सोचा है तो मिलियन लेके ही जाएंगे। हाँ, हारेंगे नहीं, आता फिर बनाएंगे, फिर बिल्कुल। बनाएंगे। तो हमें नहीं आता भी कंटेंट हाँ। बनाना। हमें अभी भी कुछ वीडियो हमारे 20,000 पहुंच जाते हैं, कुछ 2 मिलियन पहुंच जाते हैं, बट हमें अभी वो क्रैक नहीं पता। देखिए, सीख मैं रहे एक चीज बताऊं हाँ। आकाश, जो मनुष्य है ना, जो इंसान है, हाँ। अगर उसके अंदर ये चीज आ जाती है ना कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ हाँ। और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो समझ जाइए कि वो उसी वक्त खत्म हो चुका है। अब उसकी ग्रोथ नहीं है जिंदगी में। जो इंसान हर वक्त सीख रहा होता है ना, और वो कभी खुद से ही सेटिस्फाई नहीं होता है कि यार मैंने ये कर तो दिया लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैंने शायद यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया है। लेकिन एक्चुअली लोग जो देख रहे होते हैं उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा होना इसी चीज से नापा जा सकता है कि हम खुद से कितने सेटिस्फाई हैं। अगर हम सेटिस्फाई नहीं है ना, तो वही स्टेज रहता है, वो हमारी ताउम्र बना रहता है कि हमको अभी अपने आप को इम्प्रूव करना है। डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस में होता है। डॉक्टर कभी नहीं कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हो चुका हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना। पर उसमें भी ना एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। और आपके पापा तो डॉक्टर हैं, हाँ। है ना। आपको कभी वो आपने सुना उनको कि उन्होंने कहा हो कि मैं एकदम परफेक्ट डॉक्टर हूँ? अरे नहीं, है ना। ही इज वेरी हम्बल। आज भी even at 70 he goes every day to his job with the discipline that he has to be there at 8:30 in the morning, and he has this perfect schedule which is discipline. तो वो जो ह्यूमिलिटी है, जो आपकी ग्राउंडेड नेचर है, वो अगर आपने छोड़ दिया देन सब कुछ आई थिंक मेरे हिसाब से व्हाटएवर यू डूइंग इज फ्यूटाइल। तो आपकी ग्राउंडेडनेस, आपकी ह्यूमिलिटी, नॉन एरोगेंस while you are solving a challenge, ये एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने सीखी है। जो भी जिनको भी फॉलो करते हो आप, जिनको भी देखते हो, यू नो पीपल हु डन समथिंग और अचीव्ड समवेयर इन लाइफ, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो हम्बल है, वो एरोगेंट नहीं है, और वो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ अनलॉक करना चाहते हैं। वो आपकी जो पीछे आपने अचीव कर लिया इट्स डन, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू इज व्हाट आई एंजॉय डूइंग मोर। आकाश, जो ईवी मार्केट है पूरा इंडिया में, है ना, मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि दरअसल ट्रेंड में तो है काफ़ी, हम ईवी पर बात करते हैं, स्कूटर होने चाहिए, व्हीकल होना चाहिए, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा रोड पर दिखते नहीं है उस तरह से, जनता में अभी अवेयरनेस नहीं है ना। तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक नई टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 100 साल की आईसी इंडस्ट्री, पेट्रोल वाली इंडस्ट्री बनी है, उसमें इनर्शिया तो होगा कुछ नया लाते हुए, राइट। तो करंट OEMs में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे पास शायद इतने स्किल्स भी नहीं है, सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। और यही चीज़ आई थिंक एक एडवांटेज धीरे धीरे हम लोग के लिए बन रही है, क्योंकि हमने वो 7 साल सीख लिया हार के कि भाई क्या बनाना है क्या नहीं करना है। बट ईवी, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स लाइक अ न्यू बैटरी टेक, इट्स लाइक अ यू नो व्हीकल विच डज नॉट हैव अ कंबशन इंजन बट अ मोटर विच इज इनसाइड द टायर, जो पहले नहीं थी। 2 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ। 4 व्हीलर्स में भी जैसे आप जब बोनट खोलते थे एक इंजन होता था, है ही नहीं। जब आप आगे आज टेस्ला या फिर टाटा नेक्सॉन खोलते हो, कुछ नहीं है वहाँ पे। आप अपना बैग रख सकते हो बिकॉज देयर इज अ बैटरी विच इज पावरिंग द मोटर, विच इज एसेंशियली यू नो कनेक्टेड टू द व्हील। इट्स लाइक अ टॉय। तो ईवी बहुत ही बड़ा शिफ्ट है, एंड हेंस, और शिफ्ट में ये है कि आप जो पोल्यूशन है वो जो सड़कों पे हो रहा है, राइट, जैसे इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, टेल पाइप से एमिशन आ रहा है, वो पूरे एनवायरनमेंट में जा रहा है, दिल्ली में धुआं दिख रहा है, राइट। वो चीज़ अब कहाँ हो रही है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, राइट। तो हालांकि अभी पोल्यूशन वहाँ हो रहा है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बट
गवर्नमेंट का क्या गोल है? गवर्नमेंट का गोल है कि आज हम 30-40% रिन्यूएबल पे हैं, 2030 पे 60-70% पहुंच जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी रिन्यूएबल से आएगी, तो फिर ईवी से पोल्यूशन का सोल्यूशन फुल्ली होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट ईवी इज ऑल अबाउट। एंड क्यों सड़क पे इतना नहीं दिखते? क्योंकि आज स्केल उतना नहीं है। आज जो नेक्सॉन जो कि पेट्रोल की 10 की आती है, वो ईवी की 15 की आती है। तो पीपल आर नॉट रेडी टू बाय अ महंगा प्रोडक्ट, दे विल बाय फॉर सस्टेनेबिलिटी या फिर ईवी के एंगल से अच्छा लगता है। इट्स अ स्टेटस सिंबल फॉर सम बट नॉट फॉर एवरीवन। इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। जब तक चीज सस्ती नहीं मिलेगी या सेम प्राइस की नहीं मिलेगी, मैं नहीं लूंगा। यस, बिल्कुल। तो इसलिए ईवी इज टेकिंग डीजल और पेट्रोल में इतना सोचती है जनता। हाँ एग्जैक्टली, फिर कि डीजल सस्ता था तो लोग डीजल लेने हाँ, लगे थे। तो यू आर राइट, तो ईवी कैसे लेंगे लोग? इसलिए इट्स अ चिकन एंड एग। तो इस कारण हमें ये चीज समझ में आई कि लोग हमेशा ईवी लेने में ये इनर्शिया रहेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ईवी की हमेशा ज्यादा होगी। आज जो एक ड्राइवर पार्टनर है जो कि 10,000 रुपए कमा रहा है या फिर कुछ भी नहीं कमा रहा, वो 1.25 लाख का स्कूटर तो नहीं खरीद सकता। क्या एज जिप मैं उनको इनेबल कर सकता हूँ कि भाई आपको नहीं इन्वेस्ट करने 1 लाख, मैं लगा रहा हूँ 1 लाख, बट आपको हर महीने उससे 15-20 हज़ार रुपए कमा के देने हैं और खुद भी कमाने हैं। तो हमने ये मॉडल चेंज कर दिया। हमने कहा आप टेंशन मत लो, आप आओ, चलाओ, खाओ, कमाओ, और अगर आप बहुत अच्छा करोगे और अच्छे टाइम तक करोगे, 36 महीने के लिए, आपका स्कूटर भी ले लो, वो भी आपका। तो इस तरह से ईवी, जैसे एक ग्लोबल स्टडी भी है दैट ईवी, to make EV possible, someone will have to do the asset investment. Then only EV will become pervasive. क्योंकि क्या है, लोगों को बैटरी का भी नहीं पता। 2 साल बाद, 3 साल बाद बैटरी का क्या होगा? जब एक लाइफ होती है बैटरी की, क्या मैं फिर से 50,000 रुपए या फिर 4-5 लाख की बैटरी में इन्वेस्ट करूंगा? लोग वो मैथ्स नहीं कर सकते। Hence EV makes sense where a fleet operator who's managing it between multiple people and optimizing the cost, मेंटेनिंग इट ऑल्सो। आज ईवी में मैकेनिक्स को नहीं पता क्या करना है। yes. तो हमारी टीम में 200 मैकेनिक्स हैं जिनको हमने ट्रेनिंग किया है, जिप सर्टिफाइड मैकेनिक्स, जिनको पता है कि एक व्हीकल में क्या प्रॉब्लम होगी, क्या ठीक करना है। मोटर खराब हो जाएगी तो क्या उसमें से निकाल के ठीक करना है, बैटरी खराब हो गई तो किस सेल में प्रॉब्लम है, वो डेटा से काम कर रहे हो। दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज द वे दैट ईवी कैन स्केल in India especially, even globally, fleets are the way that EV और B2B। अब हमने देखा कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट B2B में है, जहाँ पे ड्राइवर सबसे ज्यादा चला रहा है, जो सबसे ज्यादा पैसे सेव करेगा वही EV पे पहले मूव करेगा। एंड हेंस लॉजिस्टिक्स एंड कमर्शियल इज द फर्स्ट वे टू गो EV। उसके बाद अभी 2-3 साल कमर्शियल चलेगा, फिर जब EV और इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह बन जाएगा तब B2C की तरफ भी, तब मैं और आप सोच सकते हैं, क्योंकि ईवी तब तक सस्ते हो जाएंगे, कमर्शियल ने स्केल दे दिया होगा। आज वो 16 लाख की चीज़ 12 लाख या 10 लाख में आने लगेगी, तब आप और हम या फिर हम और आप तो शायद अभी भी ले लेंगे, बट जो मासेस हैं वो तब लेंगे। और मुझे लगता है इसके पीछे एक वजह ये भी होगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो सीन है ना, कि अभी हम इतना ज़्यादा बना नहीं रहे हैं बैटरीज को यहाँ पर, है ना। बहुत कम शायद ईवी व्हीकल हैं जो यहीं से इंडिया से ही बना रहे हैं, नहीं तो मोस्टली तो बाहर से आ रहा है। हाँ, बट चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जिसमें चाइना इज वे अहेड ऑन ईवी, और अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस चाइना से है। बहुत सारे पार्ट्स और सेल्स ऑफ बैटरीज, केमिकल्स और टेक्नोलॉजीज चाइना से आती है। बट हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा रूल निकाला विच इज़ फेम। फेम का मतलब ये है कि वी विल गिव यू सब्सिडी टू डू ईवी। तो आज जिप को या फिर इंडिविजुअल्स को सब्सिडी मिलती है, जो कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एंड आई कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट टू डू सच फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स टू गेट इंडिया आउट ऑफ द ऑयल डिपेंडेंस एंड टू सेव फॉर द प्लैनेट। बट उसमें यह है कि आपको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, और उसके कारण ईवी का थोड़ा बहुत प्रचार बढ़ रहा है। एंड दैट इज द वे। एंड बट फेम ये कहता है कि आपको सब्सिडी तब मिलेगी जब आप सब कुछ इंडिया में कर रहे हो, मेक इन इंडिया, and then you get the subsidy. So I really like that concept. Yes. Yeah. Very nice. गवर्नमेंट तो मतलब अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे जो है स्टार्टअप्स को लेकर के तो उनके भी बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, और ईवी को लेकर के भी उनके फ्यूचर प्लान्स जो है अभी कुछ टाइम पहले ही खबरों में था, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं वो, है ना। फुल्ली आई थिंक अभी भी जब सरकार बनी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दे टॉक अबाउट ग्रीन मोबिलिटी। ग्रीन मोबिलिटी, यस बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से जो व्यूअर्स हमको इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको ये बताएं कि ईवी पे स्विच करना किस तरह से फ़ायदेमंद है और कितना ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और उनको उनके अपने लिए भी, है ना। बिल्कुल। तो देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि
हम रोज़ बात करते हैं कि हमारा AQI 300 है, 350, तो मैं देश की जनता से बोलना चाहूँगा कि आप ग्रीन को सपोर्ट करें। आप कहें कि हमें इलेक्ट्रिक से ट्रैवल करना है। आज की डेट में जब आप ऊबर बुक करते हैं तो उस पे ग्रीन का ऑप्शन आता है, उसको पिक करें। जब आप ज़ोमैटो से डिलीवरी करवाते हैं तो आप बोलें ज़ोमैटो को कि मुझे ग्रीन डिलीवरी का ऑप्शन देखना है, और मुझे ग्रीन डिलीवरी के लिए अगर 2 रुपए देने हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। शायद उस ड्राइवर की कमाई होगी, बट हम फ्यूचर को बेटर बना रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को रोक रहे हैं। बिकॉज 1 डिग्री से जब क्लाइमेट चेंज होता है तो जो आज हम 50 डिग्री 55 डिग्री का टेम्परेचर देख रहे हैं वो होता है, हमारे सी लेवल्स में पानी बढ़ जाता है, एंड दैट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक इन द फ्यूचर। जैसे लोगों ने बोला है कि हमारी जनरेशन पहली जनरेशन है जो ये देख रही है व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, और हमारी ही जनरेशन पहली जनरेशन है जो इसकी तरफ एक्ट कर सकती है। तो मेरी ये जनता से गुजारिश है कि यस, आप इसको सपोर्ट करें जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। और जिप जब हरे स्कूटर दिखते हैं तो उससे एक पॉजिटिव इमोशन देखें क्योंकि एक ड्राइवर मेहनत कर रहा है और जो स्कूटर जो ग्रीन से डिलीवरी कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास से पोल्यूशन कम कर रहा है। तो बस सपोर्ट करें, हरा है तो बेहतर है। तो ये जिप आम जनता भी ले सकती है, उनके भी घरों में खड़ा हो सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज की डेट में हम B2B कर रहे हैं, हम डिलीवरी पार्टनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमारे प्लान्स हैं कि हम इंडिविजुअल्स को भी शायद एक ऑप्शन दे सकें कि आप but in a better way than what we discussed, in a much tighter way through an app which is slightly tighter with some checks and balances, कि हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूटर्स फ्लाईओवर के नीचे या ऊपर दिखें, तो हम IoT और टेक्नोलॉजी से उनको भी इक्विप करेंगे। बट आज की डेट में अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी में कि हम आज की डेट में उसमें फोकस कर रहे हैं, बट वी विल कम विद दैट आल्सो। अभी कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है मार्केट में आपके, और अगर हैं तो मतलब आप उनसे क्या बड़ा करने वाले हैं? देखिए, एक स्टार्टअप, मैं कॉम्पिटिटर्स का नाम नहीं लूंगी। ठीक है, चलिए कॉम्पिटिटर्स का नाम नहीं लेते, बट टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन है ना, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट बहुत छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं आज की डेट में, और होना जरूरी है। अगर आप अकेले ही एक राह पे चल रहे हो तो शायद आपको लोग पागल बोलेंगे, बट 4-5 साथ में चलते हैं तो लोग बोलेंगे कुछ तो सही करने जा रहे हैं। और तो फिर अंदर से आता है ना कि भाई हमको अब उनसे बेहतर करना है। एब्सोल्युटली, है ना, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्लास में अगर एक ही बच्चा पढ़ रहा है तो वही फर्स्ट आ रहा है, वही फेल हो रहा है। मतलब बचपन में था कि मैं 3rd आया हूँ, मैं 3 ही लोग हैं क्लास में, तो फिर क्या किया। तो यू नीड टू हैव कंपटीशन, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कंपटीशन की गलतियों से हमें सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। और अगर द ब्यूटी इज दैट हम 7 साल पुराने हैं, जो भी नए आ रहे हैं वो सीख रहे हैं, हमको इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे सीख के कुछ कुछ बना रहे हैं। बट आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश करी जिप तरह की बनने की, बट आज वो हमारे पास ही आते हैं कि आप जिप प्लीज़ हमें एक्वायर कर लो। तो हम तो चाहते हैं कि EVs को प्रमोट करने के लिए, द एंटायर EV जनरेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत लोग ट्राई करें और अच्छा करें। प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है, आज बैटरी में क्या हो रहा है, मोटर्स में क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग में क्या हो रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हम तो इनफैक्ट अब हम एक अपना खुद का फंड बना रहे हैं जहाँ पे हम इस तरह के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे। आप बनाओ, सॉल्व करो, और हम आप में आपके पार्टनर बन के आपको पीछे से सपोर्ट करके आगे लेके चलेंगे। तो आज की डेट में कंपटीशन की बात करें तो कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, कोई 200 बाइक चला रहा है, कोई 300 चला रहा है, कोई 500 चला रहा है, कोई 1000 चला रहा है। जिप आज 22,000 पे। तो वी इन अ वे आर लुक्ड अपॉन बाय अदर्स हु आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस। बट हमें एक चीज़ पता है अपने बारे में, पहली चीज़ हमें 7 साल की लेगेसी है, तो हमें वो सब पता है जो नहीं करना। वो एक नए स्टार्टअप को 3 साल बाद पता चलता है, अरे ये कर दिया अब सीखेंगे। और वो 3 साल एक स्टार्टअप की जर्नी में रूल है, अगर आप 3 साल टिक गए तो आप थोड़ा आगे बढ़ोगे। अगर आप 3 साल टिक गए तो आप टिक गए, फिर तो आप टिक गए। अगर आप 6 साल टिक गए तो मतलब आप बड़े बनोगे, और अगर आप 9 साल टिक गए तो आप लेगेसी और ऑर्गेनाइजेशन IPO बना लोगे। तो आज हम वो 7 से 9 साल की जर्नी में हैं, और जो नए हैं वो सीख रहे हैं। तो IPO लाना है? बिल्कुल लाना है। क्या बात है, यूनिकॉर्न होना है? बिल्कुल होना है। ये तो मेरे मीम्स बने हुए हैं कि ये आकाश को यूनिकॉर्न बनाना है, IPO बनाना है, बट मैं तो चाहता हूँ बनाओ मेरे मीम, बिकॉज जब बनेंगे तब उन मीम की रियल वैल्यू आएगी। तो कब तक है यूनिकॉर्न होने का और IPO लेकर के आने का प्लान? देखिए, दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से अगले 3 साल में हमें अचीव करनी है। वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। आज हम 2024 में बैठे हैं, कोशिश करेंगे 25 में हम इनमें से एक अचीव करें, और फिर 27 में दूसरी चीज़ अचीव करें। I'm saying that on camera, but I know I will be memed again. आकाश फोन करूंगी और पूछूंगी, आकाश अभी तक क्यों नहीं आया IPO? नहीं, है ना, अगर नहीं आया तब तक तो मेरे साथ
जाके हाँ। रिंग द बेल साथ में करना है, ये नहीं बोलना मुझे कि क्यों नहीं आया, हमको लेके आना है। सो स्वीट, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, हम तो साथ हैं हर जर्नी में, है ना। और एक चीज और सॉरी मैं हाँ, आपको नहीं नहीं, बोलूंगा बिल्कुल, कि भाई एक बार बोल दिया हाँ, तो फिर कायनात तो सपोर्ट करेगी ना, अब यस, तो बोल दिया है ना हाँ, तो करेंगे। और क्या, कायनात तो खड़ी है कि भाई कुछ करो तो, कोई तो करो, हाँ, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, यस, तो कोई तो करो, हाँ, आगे तो बढ़ो, ऐसे ही 140, तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, 140 करोड़ में कितनी कम आबादी है जो ये सोचती है कि कुछ करना है हाँ, और बिल्कुल सही बात। कुदरत को खूबसूरत बनाए रखने के लिए कुछ करना है ना। एब्सोल्युटली, दैट इज द सैटिस्फाइंग पॉइंट कि कुछ कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हाँ, और बड़ा अच्छा लगता होगा ना हो। जब उन लोगों को रोजगार मिलता है जो आपके हाँ, तरफ से मिल रहा है, जो एक एक ऐसी आबादी है सही बात है। जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हाँ लोग नहीं हैं, हाँ, है ना, पर उनका घर चल रहा है आपकी वजह से। बहुत अच्छा लगता है रंजना। मैं इसके बारे में भी आपको एक टेक बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में एक ऐसी पार्टी थी, करीब 200-300 लोग, 400 लोग हमारे ऑफिस में। हमने एक बैंड बुलाया था और हमारे ही फ्लोर पे वी जस्ट एंजॉय और अभी समटाइम्स टू 1200 सेलिब्रेट। लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, 1200 क्या लोग हमारी बात है। टीम में हैं, अच्छा, बैंगलोर, मुंबई हाँ और हाँ, हब्स में स्प्रेड हैं, हाँ हाँ, बट ऑफिस में 300-400 लोग बैठते हैं, हमारे गुड़गांव वाले ऑफिस में। तो उस ऑफिस में हमारी एक पार्टी थी, हमने बैंड बुलाया था और ये जो एक गाना चल रहा था, ये मूवी है कबीर सिंह का एक गाना चल रहा था, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ, राइट? दैट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, आई लव हाँ, इट। तो जब वो गाना चल रहा था तो और आई थिंक एवरीवन वाज इन अ मूड, सब एंजॉय कर रहे थे और सडनली वो गाना चल रहा था और स्टेज पे जिप का लोगो लगा हुआ था, राइट? एंड देन आई सडनली कनेक्टेड कि कैसे हुआ जिप तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ। वाह, तो मैंने ये बोला हाँ, और फिर मैंने थोड़ा तेज़ बोला तो 3-4 लोगों ने और सुना और फिर सब बोलने लगे और फिर मैं स्टेज पे जाके जब सबके सामने ये बोला, एवरीवन वाज लुकिंग एट जिप कि कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, इतने सारे लोगों के लिए कैसे हुआ। तो ये जो फीलिंग होती है ऑफ बिल्डिंग a baby which was nothing, हाँ, which is not a human being, which is a non-living thing. It's a brand, it's a यस, logo, it's a business, यस, it's a company, it's a non-living being. बट वो इतने सारे लिविंग बींग्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उनकी जर्नी बना रहा है, उनकी जिंदगी का ड्रीम दिखा रहा है, तो वो बिजनेस है। बिल्कुल, एंड दैट इज अ ग्रेट फीलिंग दैट आई गेट व्हेन यू ट्राई टू कैच एंड कवर एंड सॉल्व एवरी प्रॉब्लम एवरी डे। इट्स नॉट कि जिंदगी आसान है, एवरी डे हमें लगता है कि आज तो यार हार गए, आज तो फिर ना मिल गया और अब नहीं बन पाएगा, अब कैसे ठीक करेंगे। बट वही है कि नेक्स्ट डे जब आप जागते हो, फिर से आप एनर्जी से जागते हो कि आज कुछ अलग सॉल्व करेंगे, हाँ। और फिर वो सॉल्व करते करते कुछ ना कुछ निकल जाता है। कभी ऐसा हुआ आकाश की लगा कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, कहाँ घुस गए आकर के, और अच्छा था नौकरी वोकरी कर लेते, वही चलता रहता, और या बंद कर देते हैं, नहीं कर पाएंगे आगे, ऐसा ऐसा फीलिंग आया कभी? कोई मेंटल प्रेशर, कोई इस तरह का इशू जब लगाओ कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है चला पाना, ये फेज आया कभी? बहुत बार, हम्म, बहुत बार आया, कैसे निकले उससे? बहुत बार आया, टू बी वेरी फ्रैंक। और मतलब स्टार्टअप जर्नी में ना ये बहुत ज़्यादा आपको सिखाता है कि आपके पास एक्चुअली अगले 2 महीने सर्वाइव करने के लिए नहीं है। यू नॉट, वी वर स्मॉल, वी वर यंग, और हमारे पास अगले 3 महीने के लिए सिर्फ सर्वाइवल था। उसके बाद हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि फंड्स ख़त्म हो गए थे, बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं था, और कैसे करें। तो दीज मोमेंट्स कम, और फिर हम यही सोचते थे कि व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू डू द बेस्ट। हमें वही करना है जो हम शायद जो नहीं जानते उसको सीखें जल्दी, और पिच करते रहें एवरी डे, सॉल्व करते रहें एवरी डे। तो हम वही करते हैं कि भाई अपने कलेक्शंस का ध्यान रखें, फंड्स को पूरा मैनेज करना शुरू किया, सैलरी लेनी बंद कर दी खुद से, राइट? ऐसा भी आया कि भाई लोगों को नहीं बताएंगे, टीम को खबर नहीं लगने देंगे, बट हम और फाउंडर अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। हम चाहे छोटे से पैसे लेते थे, बट वो भी शायद अगर 1 महीने का और सर्वाइवल दे दें तो रुक जाते हैं। 3-4 महीने नहीं ली सैलरी, पिच करते गए। एक बार तो ये हुआ कि हमने एक कंपटीशन में अप्लाई किया था। अच्छा। उस कंपटीशन के लिए मैं हैदराबाद गया था, पिचेस का कुछ कंपटीशन था, टोयोटा का कंपटीशन था, उसका प्राइज मनी 15 लाख रुपए था। उस कंपटीशन के सर्वाइवल जीतने के कारण, उस 15 लाख रुपए के जीतने के कारण हम 3 महीने और जी पाए, नहीं तो बंद हो जाती कंपनी। इसी तरह से फिर एक और बार वो शेल का एक कंपटीशन था, वो अप्लाई किया, उसके कारण फिर 15 लाख आए, तो 3 महीने और निकल गए। और वो 3 महीने चला के उस बीच
इन्वेस्टर्स को स्टोरी समझ में आई और फिर कुछ फंड रेज हो गया और कंपनी आगे 6 महीने की और लाइफ मिल गई। तो इस तरह के मोमेंट्स तो आते ही रहते हैं रचना, और वही है कि आपको बस ये सोचना है कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना, लगे रहना है। बिल्कुल। हो सकता है डायरेक्शन निकल जाए, एंड यू नीड टू लिव विद दैट होप। द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग वेरी पॉजिटिव, बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड बी अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ मतलब आपके पास कोई और चारा नहीं है, बट यू कैन नॉट थिंक, जो आपने बोला कि आपको ये चीज़ सोचनी है कि हाँ कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट आपको ये नहीं सोचना कि बंद कर देते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि बहुत बड़ा फैसला होता है हाँ, आकाश, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं नहीं चाहूँगा एंड टचवुड किसी की जर्नी में ये आए जो, बट वो भी कई बार आपको उससे गुजरना पड़ता है, बट उसके बाद भी आपको फिर से खड़े होने का मौका मिलेगा। सो इट्स ओके। मतलब अगर हम किसी छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, 3-4 लोग ही हैं या 10 लोगों की टीम है, तो भी समझ में आता है बंद कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन जब एक बड़ी टीम 1200 एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी ऐसा स्टार्टअप जिसके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के घर चल रहे होते हैं उससे, है ना, बहुत बड़ा फैसला होता है कि अब बंद कर देना चाहिए। और बहुत बुरा लगता है जब बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हम देखते हैं, मतलब खबरों में ही क्या, मैं बहुत सालों से स्टार्टअप्स को फॉलो कर रही हूँ, तो इन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप आए जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम किया और अचानक से बंद हो गए, और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि अब एम्प्लॉइज का क्या होगा। देखिए मैं नहीं जानता, बट आई एम श्योर वो फाउंडर के जहन में रहता होगा कि हमें तो कोशिश करनी है पूरी तरीके से कि हम अपना बेस्ट दें। हमें शॉर्टकट नहीं लेना। मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि आपको शॉर्टकट नहीं लेना, लाइफ लॉन्ग में ही जीनी है, क्योंकि द फन इज द जर्नी, द फन इज नॉट द डेस्टिनेशन। आप जो हर चीज़ हर दिन कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, शायद वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आप ज़्यादा इंजॉय करोगे। एक बार डेस्टिनेशन हो गई, सब हो गया, तो फिर आप वापस से वो 0 to 1 करना चाहोगे, मुझे ऐसा लगता है। एक फाउंडर को 0 to 1 में मजा आता है, 1 जब हो गया तो 1 to 10 करने में मजा आता है, जब 10 हो गया तो 10 to 100 करने में मजा आता है। बट व्हेन यू डू 100 देन यू वोंट से कि मैं हो गया, मैं फिर से वो 0 to 1, 1 to 10 जी लूंगा, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो यू नीड टू कीप फिगरिंग इट आउट। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश, जिप का बिजनेस मॉडल क्या है? देखिए जिप क्या है, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि एक तरफ ईवी फ्लीट मैनेजमेंट करता है, दूसरी तरफ ड्राइवर एंड डिलीवरी मैनेजमेंट करता है। ये दोनों का जो जुड़ के जो टेक बना है वो हमने बनाया। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ईवी लगा के डिलीवरीज इनेबल कर रहे हैं। तो क्या है, अब आप सोचेंगे स्कूटर कहाँ से आएगा, फिनेंसिंग कहाँ से होगी? तो हमने बड़े कुछ OEMs जो कि 1000, 2000, 5000 पर मंथ बना सकते हैं, उनके साथ हमने हाथ मिलाया कि आप हमारे पार्टनर बनो, आपको जो हम बताएं उस तरह का प्रोडक्ट बनाओ, स्कूटर उस तरह की बैटरी बनाओ, क्योंकि हमें पता चल गया है क्या नहीं चलेगा इंडिया में, क्या चलेगा वो हमें 6 साल में समझ में आ गया है। तो आप वो बनाओ। हर दिन हम उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि अच्छा स्कूटर बनाए हमारे OEM। फिर हमने कहा कि फिनेंसिंग कैसे होगी, क्योंकि लाख लाख रुपए के स्कूटर हैं, तो हमने कहा कि इसको डेमोक्रेटाइज कर देते हैं, तो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं और वो हमें लीज करते हैं। ऐसे हमने प्लेटफॉर्म बना दिया, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, इंडिविजुअल्स, दे कैन इन्वेस्ट इन दीज स्कूटर्स एंड दे मेक मनी ऑन एवरी स्कूटर। हमने कहा कि हम अगर 20,000 रुपये बना रहे हैं तो आपको 8-10% रेवेन्यू का दे देंगे हमारे बिजनेस का। तो ऐसे हमने पैसे रेस करे लोगों से स्कूटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हमने कहा कि अब हमारा मेन काम तो डिलीवरी करना है, तो अब इसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो हमने हर EV पे एक IoT लगा दिया, टेक से इंटीग्रेट कर दिया। तो पूरा का पूरा 20,000, 22,000 स्कूटर्स वो हमें एक एक डॉट की तरह हमारे कंट्रोल रूम में दिखते हैं। एक स्क्रीन पे मेरे को सारे स्कूटर्स दिखते हैं, उन पे दिखता है कि कितना पैसा कमा रहे हैं, कौन इस पे बैठा है, कहाँ ये खड़ा है, इस समय इसको और क्या करके और कमाई कराई जा सकती है। वो हमने टेक बनाया। और फिर उसके लिए एक ड्राइवर की जर्नी बनाई कि भाई एक पायलट की भी जर्नी को इम्प्रूव करते हैं। वो बंदा जिसको लाइफ में मेहनत करनी है पर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, IoT से कनेक्ट करके स्कूटर उसका बन जाता है। फिर उसको कस्टमर से कनेक्ट कराते, जो मैंने पहले समझाया था आपको, और वो कस्टमर्स के ऑर्डर्स को ऑर्केस्ट्रेट करते हुए, उसके दिन की जर्नी को एनेबल करते हुए, हम ये कोशिश करते हैं कि अगर ये खुद से 700 रुपये कमा रहा था, क्या जिप इसको टेक्नोलॉजी, लोकेशन एंड IoT एंड EV बैटरी इंटेलिजेंस से क्या इसके 700 को हम 900 बना सकते हैं विद इन 10 आवर्स। मेहनत ये 10 घंटे ही करेगा, बट उसमें से 2 घंटे वेस्ट कर रहा था, 3 घंटे इसको पता नहीं था क्या करना है। क्या मैं टेक्नोलॉजी को उसको ऑर्डर्स दे के
इसके 100 किलोमीटर को और अच्छा ऑप्टिमाइज कर सके, ऐसी जर्नी बनाऊं जहां ये ज़्यादा पैसे कमाए, ये ज़्यादा कमाएगा तो हम ज़्यादा कमाएंगे, ये ज़्यादा कमाएगा तो मतलब ये ज़्यादा डिलीवरीज कर रहा है, मतलब हमारे कस्टमर्स भी ज़्यादा खुश होंगे। तो इस तरह से एक तरह से डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे OEMs जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फिनेंसर्स जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कस्टमर्स जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स ड्राइवर्स जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और सबका साथ सबका विकास। That's the way the platform is. तो अभी धंधा प्रॉफिट में है? धंधा in our lot of cohorts we are profitable. तो हमने कहा कि कौन सी बाइक, कौन सा कस्टमर, कौन सी लोकेशन, किस टाइप पे हमारा प्रॉफिट निकल रहा है, वो हमने समझ लिया, क्योंकि फुल्ली पैट प्रॉफिटेबल आ रहा है वहाँ पे। तो हमारी 20,000 में से कम 8,000 9,000 बाइक्स ऐसी हैं जो फुल्ली प्रॉफिटेबल है, बट उन 11,000 पे हम काम कर रहे हैं कि क्योंकि नई लोकेशन पे लॉन्च करा था, वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, बैंगलोर मुंबई में, क्योंकि ये नए ड्राइवर्स आए हैं इनमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है, बट जो हमारे पुराने ड्राइवर का कोहॉर्ट है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। तो कोहॉर्ट वो बना रहा है टेक से कि कैसे हर इंडिविजुअल को पुराना बनाया जाए ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसको टेक्नोलॉजी और डेटा से ऑप्टिमाइज करके एक फुल्ली स्केलेबल एंड हाईली प्रॉफिटेबल ग्लोबल बिजनेस बनाया जाए। दैट इज द वर्क इन प्रोग्रेस फॉर अस, राइट। तो अभी 20,000 है, अब अगला स्टेप ये होगा कि 20,000 को 40,000 करेंगे, 80,000 करेंगे, 1 लाख करेंगे, 5 लाख करेंगे। तो हमारा प्लान है 3 से 4 साल में जिप में 20,000 से 5 लाख व्हीकल्स और रफली 30 से 35% मार्केट शेयर, वो हमें अचीव करना है डिलीवरी का और मोबिलिटी का। आईपीओ से पहले, आईपीओ से पहले। बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है कि आप एक साथ दो धंधे हैं एक तरह से ना, एक तो आपका डिलीवरी का है और एक आपका बाइक्स का रेंटल का है। तो इसमें ज्यादा मजा किस में आता है? नहीं, ये दोनों इंटीग्रेटेड है, तो ये दो धंधे नहीं है। हाँ। बाइक हम नहीं बनाते, हाँ। बाइक आती है, ड्राइवर आके हमें रेंट देता है, हाँ। वो कंपलसरी है, और वही ड्राइवर हमारा पायलट जिसको हम कहते हैं जिप पायलट, वही आके डिलीवरी करता है। तो हर बाइक से 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है हमारे बिजनेस में, राइट। और उसी में से हम दोनों में हमारा मार्जिन कमाते हैं, विच इज़ अबाउट 30% ग्रोस मार्जिन बिजनेस, और वो 30% से हम अपने सारी कंपनी के खर्चे निकालते हैं, टीम के, टेक्नोलॉजी के, मैकेनिक्स के, हब के, और उसको कहते हैं प्रॉफिटेबल यूनिट इकोनॉमिक्स। तो हम रफली एट अ स्टेडी स्टेट 10 से 12% एबिटा और रफली 8 से 9% पैट बिजनेस पे इसको ग्रो करेंगे। वेरी नाइस। तो अभी मतलब जो आपका फ्यूचर प्लान है जी, वो क्या है? देखिए, जिप का फ्यूचर प्लान, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये देखना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जिप एक हाउस होल्ड, मतलब यूनिकॉर्न और आईपीओ तो मुझे पता चल गया कि वो फ्यूचर प्लान है ना? वो तो होगा, टचवुड, वो तो होगा बिल्कुल। और बट ये है कि जिप एक हाउस होल्ड नाम बने। हाँ। जब डिलीवरीज आए, या फिर आप ईवी के बारे में सोचें, या फिर आप मोबिलिटी के बारे में सोचें, तो आप जिप ब्रांड से जुड़े कि ये चीज़ है जो मुझे कनेक्ट करती है। इसने, इस हरे कलर ने हमें एक पॉजिटिव फीलिंग दी है। हाँ। हमारे पोल्यूशन को सॉल्व किया है, हमें या तो डिलीवरी से खुशी दी है या मोबिलिटी से खुशी दी है, और हम इस प्रोडक्ट या फीलिंग या इस इमोशन से जुड़ना चाहते हैं। दैट इज़ द फीलिंग दैट आई वांट टू जनरेट, एंड जितना हम इसको कोशिश करेंगे, मेहनत करके उसको ग्रो करेंगे, इंडिया में ग्रो करेंगे, कोशिश करेंगे हम बाहर भी ग्रो कर पाएँ, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ ईवी हर जगह सिमिलर है, किसी को नहीं पता आज कैसे करना है। हमारे पास थोड़ी लेगेसी है, थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी भूख है, थोड़ी आग है, और समझ है कि कब गलती कर रहे हैं उसको ठीक कर लें, कहाँ पे टेक्नोलॉजी चाहिए उसको इंटीग्रेट कर दें, कहाँ पे ड्राइवर की खुशी है, कहाँ पे कस्टमर की खुशी है, वो सारी चीज़ें समझ के वो बनाते जाएं। तो हम उस जरिए या राह पे हैं जहाँ पे हम वहाँ देख सक रहे हैं कि पहुँच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है आपका, बैटरीज वगैरह जो इंडिया में ही हो रहा है? सब तो वी डोंट मैन्युफैक्चर। हाँ। हमारे OEM पार्टनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, जो कि इंडियन ही है सारे, इंडियन ही है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। देयर आर 2-3 लार्ज OEMs of battery, 2-3 large OEMs of vehicles, and they are deeply and in a way integrated with us. अभी हम उनसे और डीपली इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, सो दैट उनकी ग्रोथ और हमारी ग्रोथ हैंड इन हैंड हो। तो इस तरह से हम तालमेल बना के उनके साथ चल रहे हैं। आकाश, जो ये बैटरीज होती हैं, इनका रिसाइकलिंग कितना सेफ है एनवायरनमेंट के लिए?
देखिए, बैटरीज का रिसाइकलिंग का एक गवर्नमेंट नॉर्म है। हाँ। कोई भी बैटरी हो ये, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक IPR या कोई एक्ट होता है विच इज रिसाइकलिंग मैंडेट हाँ। फ्रॉम द गवर्नमेंट हाँ। कि अगर बैटरी बनेगी तो उसका रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट एज एन OEM बैटरी जो बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नहीं है। तो हमारी ये पूरी एक लाइफ साइकिल चलती है लिथियम बैटरी की। पहले बैटरी स्कूटर में लगती है, वो 2-3 साल स्कूटर में चलती है, उसके बाद उसकी लाइफ थोड़ी 50-60% रह जाती है। बट वो 50-60% लाइफ भी सोलर जो आप स्ट्रीट्स पे देखते हैं या फिर टेलीकॉम टावर्स में, वही बैटरी अगले 2 साल वहाँ चलती है जो कि उनको पावर देती है। हाँ। उसके बाद जब वो बैटरीज में सेल निकलते हैं तो वो सेल हमारे ये कैमरास और ये टॉर्चेस में लगते हैं। सेम सेल जो कि कम एनर्जी चाहिए होती है, बट आपने कभी टॉर्च चलाया, आपको वो सेल चाहिए, या फिर वो इमरजेंसी लाइट में जो बड़ी सेल होती है वो सेम बैटरी लगती है, वही जो स्कूटर में चल रही थी इन द थर्ड लाइफ। फिर जब वो पूरी लाइफ खत्म होने लगती है तब उसके केमिकल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, राइट। उसमें से निकल अलग निकलता है, मैग्नीशियम अलग निकलता है, कोबाल्ट अलग निकलता है, और वो फिर ब्लैक मास बनता है, और वो ब्लैक मास फिर से ट्रेड होके फिर से नई बैटरी बनती है। सो इट्स अ फुल साइकिल ऑफ रिसाइकलिंग व्हिच इज आल्सो बिग इंडस्ट्री व्हिच इज डेवलपिंग राइट नाउ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मेरे सारे सवाल मैं पीछे छोड़ दे रही हूँ, इतना नई नई बातें आ जा रही हैं ना सामने। जैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में EV का मार्केट मतलब कितना बड़ा होने वाला है? हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो उस इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे मैं पिछले 6 साल से बोल ही रहा हूँ कि EV बड़ा होने वाला है। EV इज द फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, जो कि बहुत जगह बोला गया है, इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक, सस्टेनेबल, राइट, एंड स्मार्ट। What Zip is trying to do is to anyways make it smart, connected, sustainable, right? So we are the proponent that this is the future, right? बैटरी के सेल्स बदलते रहेंगे, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती रहेंगी, बट for us to be self-reliant and sustainable is the need of the hour. That's a need of the planet, which is electrification and lesser carbon emission. Otherwise, we are breaching the ozone layer. We are breaching, the atmosphere and making it catastrophe. So that is why it's the future, right? Yes. And hence we are in that path. We have to be that small pie in that journey of enabling a better, greener future. That's how I see what we are doing. और ये ग्रीन कलर का बाइक स्कूटर होने का भी यही वजह था ना? एक्चुअली जब ब्रांड के बारे में सोच रहे थे तो मतलब कुछ कलर्स के बारे में आया, बट मेरे दिमाग में तो कुछ और कलर आया ही नहीं। मैंने कहा अगर EV करना है तो प्लैनेट को बेटर करने के लिए करना है। ग्रीन इज बेटर प्लैनेट, इट्स लाइक प्लांटिंग अ ट्री। इनफैक्ट हमारी वेबसाइट पे zip.app वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप हमेशा एक टिकर देखेंगे। इनफैक्ट हमने अभी ये भी डाला है कि हम कितना ट्रीज किस कस्टमर के लिए लगा रहे हैं। दैट्स अ ग्रीनोमीटर जो हमने लॉन्च करा है। तो जोमेटो के लिए हमने इतने 1000 ट्री लगा दिए हैं, स्विगी के लिए इतने लगा दिए हैं, और सारे कस्टमर्स के लिए वो हमारी प्लेटफॉर्म पे लाइव दिखता है। अच्छा, इट्स गेटिंग अपडेटेड एवरी डे हाउ मेनी ट्रीज बिकॉज ऑफ सेविंग कार्बन is our business able to create and save is what we do। और हमने एक और मुहर ली है अभी कि हर 1 लाख डिलीवरी जो जिप करेगा, आज हम 55 लाख डिलीवरी करते हैं, हम उसके नाम पे एक ट्री उगाएंगे, राइट, इन द नेम ऑफ दैट कस्टमर। Oh wow. So this environment day we took a pledge and now every month we have partnered with a company which will plant those trees in the names of those customers। तो मतलब पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिप ग्रीन से एसोसिएटेड है तो वो रियल काम होना चाहिए। आकाश, एक स्टार्टअप फाउंडर के तौर पे आप अपने आप को इन 7-8 सालों की जर्नी में कहाँ पर देखते हैं? एज अ स्टार्टअप फाउंडर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ, राइट। मैं एवरी डे आई एम ऑन अ जर्नी वेयर आई एम ट्राइंग टू स्टिल फिगर आउट व्हाट आई एम गुड एट। आई एम स्टिल लर्निंग what is my skill and how to outsource what I do well to the team members। because मैंने एक चीज़ सीखी है कि खुद आप बड़े नहीं बन सकते जब तक आपकी टीम बड़ी नहीं बनेगी, आप बड़े नहीं बनोगे। तो मैं भी every day I try to go to the gym to stay fit। every day I try to listen to a podcast to learn from
पीपल हु हैव अचीव्ड मोर देन मी, कि बिल्कुल। क्या मैं उनसे एक नुआंस और सीख सकता हूँ, टीम बिल्डिंग का नुआंस, या फिर मार्केटिंग का नुआंस, या फिर कंटेंट बनाने का, या फिर बिजनेस बनाने का, प्रॉफिटेबिलिटी लाने का। तो मैं तो वर्क इन प्रोग्रेस ही मानता हूँ अपने आप को, और वो मैं सीख सीख के ये भी सीखा है कि अगर आपको नहीं पता तो संकोच मत करो, बोल दो कि आपको नहीं आता, और लोगों को अप्रोच कर लो। आजकल मैंने नई चीज़ सीखी है कि मैं शायद अब उस स्टेज पे हो गया हूँ कि मैं लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ, पहले नहीं कर पाता था। तो जो मुझसे बेहतर है मैं उनसे दोस्ती करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि लेट्स सिट, क्योंकि शायद उनसे मैं कुछ सीख लूँ, वो मुझसे कुछ सीख लें। जो कि आजकल बोलते हैं कि दोस्ती, नेटवर्किंग, मतलब ये एज ओल्ड प्रिंसिपल है। हाँ। बिजनेसेस ऐसे ही बनते थे, हाँ, लोग हाँ। क्लब्स में और पोलो खेलते हुए बिल्कुल। या फिर गोल्फ खेलते हुए बिजनेस बनाते थे, या फिर डिनर्स करते हुए बिजनेस बनाते थे, डील्स हो जाती थी। तो मैं भी वही सीख रहा हूँ कि कैसे मैं लोगों की हेल्प करके उनके लिए भी कुछ वैल्यू ऐड क्रिएट कर पाऊँ, और सब कुछ एक नेटवर्क है। यू नीड टू हेल्प अदर्स, देन ओनली यू विल गेट दैट हेल्प, एंड दैट इज द डिस्कवरी दैट आई एम डूइंग एवरी डे। चाहे वो टीम मेंबर्स को हो, उनको क्या चाहिए, what motivates them, if you're able to add that lever to them and show that vision कि यार अगर आपके ये 20 लाख के शेयर जो आपको ईसॉप में मिले हैं वो अगर 2 करोड़ के बन गए तो कैसा लगेगा। सैलरी आपकी है 50 लाख की, बट आपके 20 लाख के शेयर को 2 करोड़ बनाने का काम करते हैं, आप कंपनी के मालिक हो। दैट इज़ व्हाट आई टेल एवरीवन हु जॉइन्स द जिप बिजनेस। जो भी आता है कंपनी में, मैं उनसे पहले दिन ज़रूर मिलता हूँ और बोलता हूँ कि ये मेरी कंपनी नहीं है, साथ में बनाएंगे, आपको ईसॉप दिए हैं, इसको 10x बनाने में साथ में काम पे लगते हैं। तो आई थिंक जब आप साथ में एक नेटवर्क के साथ काम करते हो, और OEM का भी भला होता है, कस्टमर का भी भला होता है, ड्राइवर का भी और टीम मेंबर का भी, देन यू आर एडिंग वैल्यू। पैसा बन जाएगा अगर आप लोगों और नेटवर्क को इनेबल कर रहे हो। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछने जा रही हूँ मैं। Sure. और सवाल नहीं है, हम तो इसको अपनी एक नॉर्मल सी बातचीत है, क्योंकि मेरे अंदर मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि जब एक कपल जो है ना, मतलब आपकी जो वाइफ हैं राशि आपके बिजनेस में भी पार्टनर हैं, स्टार्टअप में पार्टनर हैं, तो अपने पार्टनर के साथ जब हम एक स्टार्टअप कर रहे होते हैं, है ना, और वो आपका को फाउंडर हो, तो ये कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है, और क्या दफ्तर घर पहुंचता है। ओह माय गॉड। तो आपकी, टू बी वेरी फ्रैंक, पर्सनल लाइफ नहीं बचती, बिल्कुल नहीं बचती। अगर आप अपने को फाउंडर के साथ, हु इज योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस बना रहे हो, तो टू बी वेरी फ्रैंक वो बैक सीट लेता ही है। हमारे डिनर पे, हमारे बेडरूम में, हमारे ऑफिस में, हमारी सुबह ट्रैवल करने में बिजनेस ही बात होती है। बिल्कुल। 6-7 साल मतलब सिर्फ हमने बिजनेस की बातें करी है। हमने एक्चुअली शायद शादी के 5-6 साल बाद बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने वो फेज बहुत जिया, एंड वी एंजॉयड अ लॉट इन दैट फेज। बट व्हेन वी टुक अ डिसीजन कि अब हम बिजनेस बना रहे हैं, एंड वी टुक दैट डिसीजन बिकॉज दोनों ही कनेक्टेड थे कि बनाना है, तो वी मतलब ना चाह के भी वो पर्सनल लाइफ थोड़ी बैक सीट हो गई, राइट। और मतलब हम एक बार गोवा गए थे हॉलीडे करने आफ्टर 5 years ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस, और उस दिन आई थिंक राशि वाज विद हर फ्रेंड्स बिफोर दैट, तो उसने कहा कि आकाश इस बार एक चीज़ ट्राई करते हैं, पिछले 5 साल में नहीं किया, बट अगले 3 घंटे बिजनेस की बात नहीं करते। पहली बार शायद 2 घंटे बाद हम वापस बिजनेस की बात करने लग गए थे, वो 3 घंटे भी पूरे नहीं हो पाए। तो दैट इज हाउ द लाइफ इज ऑफ 2 co-founders। यू हैव एवरीथिंग टू लूज इफ दिस फॉल्स। तो मैं तो ये बहुत बोलता हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ बिजनेस बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और उनके पास सब कुछ लूज करने के लिए इन दैट स्टार्टअप, एंड हेंस द वैलिडेशन ऑफ दैट इज मच बिगर देन 1% डूइंग इट। तो मतलब एक तरह से अगर कपल है तो पार्टनर नहीं होना चाहिए बिजनेस में, क्या कहते हैं? नहीं देखिए, मतलब अपने को फाउंडर से शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बट मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि हालांकि मैंने बताया कि पर्सनल लाइफ नहीं बचती, बट मेरे हिसाब से फायदे ज्यादा हैं। तो मैं चाहूंगी फायदे बताएं। फायदे बताएं आप। करेक्ट। फायदे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अपने पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आंख बंद करके ट्रस्ट है उस इंडिविजुअल पे। चाहे आपको पता है कि वो आपके सुख में आपके हमेशा साथ है, और जब टफ टाइम्स आएंगे
you have to look up and cry together, हाँ give shoulder to each other हाँ and build. तो वो जो पर्सनल सोलेस मिलता है यस while figuring it out, बिल्कुल वो एक नेक्स्ट लेवल होता है. क्योंकि शायद दोस्ती में या कनेक्ट में कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ाव आएगा, बट वो शायद एक कपल में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है या एक डीप दोस्ती में ज़्यादा कनेक्ट होता है कि वो पीछे नहीं हटेंगे. तो वो जो बेनिफिट हमें मिला वो बहुत अच्छा था. और एक और जो हमारे केस में बहुत बड़ा बेनिफिट था वो ये कि मैं और राशि और इवन तुषार बहुत डिफरेंट है सोच में. हाँ मैं बहुत ऊपर का सोचता हूँ, राशि बहुत रियलिटी का सोचती है और तुषार समवेयर इन द मिडल है. तो हम लोग वो बैलेंस तालमेल बना लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं. दैट वन इज थिंकिंग ऑफ द विजन, द अदर इज थिंकिंग ऑफ सस्टेनेंस एंड द थर्ड इज थिंकिंग ऑफ एडिंग द लिवर टू मैरी द बोथ. तो ये को फाउंडर्स में मतलब हमारे इसमें बहुत फर्क है. जैसे मैं अगर आज आपके सामने बैठा हूँ, वो दोनों आ ही नहीं सकते जिंदगी में कैमरा पे. अच्छा वो एक एक लाइन भी शायद टेलीप्रॉम्प्टर को देख के ही बोलेंगे हाँ और मैं शायद बातें ही करता रहूंगा. तो वो स्किल है और वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है कि आई एम मोर कैमरा सेवी, दे आर मोर बैक एंड सेवी. एक को फाइनेंस ही समझ में आता है या भैया धंधे में लाला है एक. So Rashi is the lala in the business. I am the vision in the business, and Tushar is the daily, churning of the business. That is how the team is. बहुत ज़रूरी है. मुझे तो लगता है कि एक फाउंडर का ना बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बता सकता है कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है ना. नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसे हैं या बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो सचमुच अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो उनको वो बहुत अच्छी तरह से बता नहीं पाते हैं. नहीं वो बात है ना. करेक्ट. तो बोलना तो आना चाहिए. नहीं, यू आर एज अ फाउंडर यू आर द मेन सेल्स गाय. आपको क्या है ना कि आप ही को अपनी टीम में भी विजन सेल करना है, आप ही को कस्टमर भी लेके आने हैं पहले, आप ही को पॉलिसी भी बनवानी है, आप ही को नेगोशिएट भी करना है प्रोडक्ट खरीदने में और फिर बेचने में, और टीम भी आप ही को बनानी है, इन्वेस्टर भी आप ही को लाना है. तो यू नीड टू बी दैट रियल सेल्स का. एक बंदा तो स्टार्टअप टीम में सेल्स का होना ही चाहिए, बिकॉज दैट्स द कोर जॉब ऑफ द सीईओ. सीईओ का सबसे बड़ा काम है बेचना, चाहे टीम हो चाहे कुछ भी हो. यस, बेचना आना तो बहुत जरूरी है. और बिना बोल के आप बेच नहीं सकते. नहीं बेच सकते आप. साइलेंट खड़े रहेंगे तो कोई क्यों आपको खरीदेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बोलना तो बहुत जरूरी है. वही चीजें जो ये छोटी छोटी चीजें सीखी है, मैं सोचता हूँ कि क्या मैं लोगों को बता सकता हूँ कि भाई हमने थोड़ा बहुत सीखा है, विच इज वाई हेल्पिंग बैक एंड गिविंग बैक इज समथिंग दैट आई एंजॉय. तो अभी जो फैमिली 2013-14 में या जब भी आपने 17 में जब शुरू किया जिप को, तो वो फैमिली जो विरोध कर रही थी, जो रिश्तेदार वगैरह आकर के, अभी उन लोगों का क्या कहना होता है? कहते हैं बेटा अच्छा कर रहे हो. हाँ, अब चेंज हो गया थोड़ा बहुत. अब आई थिंक touchwood I would say my mom is happy, my dad is happy. They have a feeling of pride in them कि मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूँ. जब मेरा इस तरह से न्यूज़पेपर में छपता है या फिर कभी आता है कि भाई कोई जापानीज़ कंपनी ने हम में इन्वेस्ट किया है, या फिर न्यूज़ में आपके साथ जैसे जब वो देखेंगे उनको थोड़ा एक अच्छा लगेगा, उनको एक प्राउड फीलिंग आएगी कि भाई कुछ तो अच्छा कर रहा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, दिन भर बिजी रहता है, बट दे फील हैप्पी. आई थिंक कहीं ना कहीं अंदर से उनको थोड़ा हैप्पी लगता है. वो जो लार्जर फैमिली थी वो भी ये सब चीज़ें देख के थोड़ा फील करती है कि हाँ यार इसने वो स्टेप लिया था बट ये खड़ा है, अपने बल पे कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है. और मेरे को तो मज़ा आता है. मतलब आई डोंट हैव टू काइंड ऑफ टेल एनीवन. मुझे जब तक मज़ा आ रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो स्ट्रगल में अपने आप को फिगर आउट कर रहा हूँ, राइट, और कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आई थिंक इट्स अ प्रोग्रेस. दैट इज़ व्हाट यू एंजॉय. तो आई एम हैप्पी that they feel good now. Yes, बहुत ज़रूरी है खुश रहना और मज़ा आना. अभी पापा को गाड़ी दिलाई है तो अच्छा लगा कि चलो यार आप भी लो, और मज़ा आता है कि अब हम वो डिसीजंस और कॉल्स ले सकते हैं अपनी फैमिली को. एक तो पापा को जो गाड़ी दिलाई वो ईवी थी. यार उनको लेनी नहीं थी ईवी. मैंने इतना पुश किया कि आप ईवी लो, बट उन्होंने कहा मेरे को नहीं समझ में आता, मैं टेक वाला कन्विंस नहीं कर पाए. देश को कैसे कन्विंस कर पाओगे? नहीं देखो मेरा काम है देश को कन्विंस करना. मैंने कहा ना, मैंने फैमिली को कभी कन्विंस नहीं किया है ना. वैसे सबसे ज्यादा खुशी आकाश तभी मिलती है जब हम अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देखते हैं ना. जब पापा कहते हैं, मतलब मैं भी यही कहती हूँ हमेशा कि जब मेरे पिताजी कहते हैं ना कि तुम जो कर रही हो ना मैं खुश हूँ इस चीज़ से, तो वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है. बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति मतलब आके कुछ भी कह जाए, लेकिन जब तक हम अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी नहीं देखते हैं और सेटिस्फेक्शन नहीं देखते हैं,
तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। एब्सोल्युटली, है इट्स ना? अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। और वो शायद बोलेंगे नहीं कभी। हाँ द ब्यूटी इज दैट दे वुड नेवर से दैट, हाँ क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई ये ज्यादा सोच न ले कि हाँ हमने हाँ इसकी तारीफ कर दी है। तो माय हाँ मॉम इज लाइक दैट, हाँ शी वुड नेवर हाँ, उनके प्रेज मी। हाँ बहुत मुश्किल से हाँ निकलता है हाँ, पेरेंट्स के बहुत मुश्किल अंदर से कि बेटा तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। नेवर इन फ्रंट ऑफ मी हाँ शी वुड प्रेज, बट वो आपको कहीं ना कहीं उनकी आंखों में ढूंढना पड़ता है कि हाँ वो ट्विंकल है, हाँ कि जब मिल रहे हैं या हाँ कोई और बात कर रहा है तो वो ट्विंकल आ जाता है। हम्म, बट शी वुड ऑलवेज स्टे साइलेंट, क्योंकि वो हमेशा बोलती है भाई लाइफ में कॉन्फिडेंट रहो बट ओवर कॉन्फिडेंट मत बनना, हाँ क्योंकि दैट्स व्हेन यू नो यू विल स्टार्ट लूजिंग इट। तो बिल्कुल टच वुड आई वुड वांट टू रिमेन कॉन्फिडेंट बट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस तो खत्म कर देता है एक तरह से। बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, और स्पेशली फाउंडर्स में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई एग्री। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप तो सोचिए कि आपका अंत बहुत नज़दीक आई है। नो, आई नो। है ना? Correct. स्टार्टअप के बंद होने में बहुत वक्त स्टे नहीं लगेगा। हंग्री, स्टे फूलिश, स्टे हम्बल। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स ने बड़े बोला सारे स्टार्टअप्स को मैंने उसी तरह से बंद होते हुए देखा I है, know. जिनका मतलब जिनका लेवल बहुत हाई हो गया कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। हम ही हम हैं, बाकी Correct. सब पानी कम है ना? करेक्ट। वो फाउंडर में वो कभी नहीं आना हाँ। चाहिए कि आई कैन डू एनीथिंग। हाँ यू नीड टू फेल एवरी डे, और वो फेलियर ही आपको ग्राउंडेड रखता हाँ है। तो हम तो खुश हैं कि हम रोज फेल होते हैं। और क्या, At least. जमीन पे खड़े रह के आकाश को देखना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप हवा में उड़ते रहे। क्या बात है, क्या बोला है। अच्छा, मैं चाहूंगी आकाश कि जो स्टार्टअप की दुनिया में जो बच्चे आना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं हर फाउंडर से कहती हूँ कि वो बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं, और जिनको स्टार्टअप बहुत फैसिनेट करता है। तो उनको मतलब अपने आप को किस तरह से तैयार करना चाहिए, और एक फाउंडर होने के लिए, एक स्टार्टअप फाउंडर होने के लिए उनके भीतर क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा बच्चे आज की डेट में स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हैं। एक हल्का सा ग्लैमर आ गया है, फाउंडर, सीईओ। और मैं चाहूँ कि आप बताएं कि वो ग्लैमर से हट करके ज़रा सोचें, क्योंकि सच्चाई ग्लैमर में है ही नहीं। एग्जैक्टली। मतलब जितना ग्लैमर दिख रहा है ना इस इंडस्ट्री में, वो ग्लैमर है नहीं, कहीं ग्लैमर भी नहीं है यार, बहुत बिल्कुल स्ट्रगल भी है। नहीं है। वो बहुत स्ट्रगल है, और वो शायद अंदर से मतलब बाहर से दिखती नहीं हाँ। है कि अंदर आपको डेली वो 14-16 घंटे जब आप जगे हुए हो ना, आपका दिमाग सिंगल माइंडेड कुछ ना कुछ सोच रहा होना चाहिए। चाहे हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, दिमाग आपका बिजनेस में कहीं ना कहीं सोच रहा है कि आपने ये बोला था, शायद आपने सच बोल दिया है, तो अब वो करना है। राइट? तो ये जो है ना, वो लोग सोचते नहीं है जो ग्लैमर सोचते हैं कि एक टाइटल मिलेगा। बहुत सारे फाउंडर्स सोच रहे हैं कि भाई फंडिंग मिल जाएगी तो बिजनेस बन जाएगा, बट बिजनेस के बारे में नहीं सोचा है। तो मैं ये कहूँगा उन सारे फाउंडर्स से कि आप कुछ भी अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप ये सोचो कि भाई 10 साल के लिए पहले तो मैं यही करूँगा, अगले 10 साल के लिए देयर इज नो लुकिंग बैक। आई विल, एंड इन 10 सालों में 3 से 4 बार ऐसा होगा कि आप शायद सरवाइव नहीं करने की सिचुएशन में होंगे, एंड यू आर रेडी टू फैथम दैट स्ट्रेस ऑफ शटिंग डाउन योर कंपनी और गिविंग इट ऑल अवे। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली, देन यू स्टार्ट अप। बिल्कुल। तो वो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, और वही आपको मोटिवेट करना चाहिए कि वो सर्वाइवल करना है मुझे। बिल्कुल। राइट? और फिर चीज़ें होंगी, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज इट इज़ अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस, इट इज़ अ लाइफ एनरिचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी, क्योंकि आप खुद अपने आप इतनी चीज़ें सीखते हो। बिजनेस इज ऑलमोस्ट लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। एक चीज़ हिलती है ना, पूरा बिजनेस यूं हो सकता है। सो यू नीड टू काइंड ऑफ get everything in control every day, and that's when it becomes, you know, a large tree. हाँ, वो नीचे वाला पत्ता अगर खींच दिया ना, सारा एकदम नीचे आ जाएगा। That's right, that's right. अच्छा आकाश, जब आप अपने यहाँ एम्प्लॉय हायर करते हैं हाँ कोई, जी। तो किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? क्योंकि स्टार्टअप के लिए एम्प्लॉय हायर करना और एक ऑलरेडी पूरी तरह से बड़ी कंपनी जो बन चुकी है उसके लिए एक एम्प्लॉय को हायर करना, दोनों में बहुत अंतर है। Yes. तो स्टार्टअप में जो एम्प्लॉय आ रहा है, उस मतलब उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप हायरिंग से पहले? देखिए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, एक इंसान के अंदर ना वो डाई हार्ड एटीट्यूड देखना चाहता हूँ कि इसने ज़िंदगी में कुछ तो अलग किया है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल से बाहर निकला है। क्योंकि स्टार्टअप में ना
वो स्ट्रगल झेलने वाला एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं उस एम्प्लॉय में वो ज़रूर देखता हूँ कि इसने हार्डशिप झेली है। इट्स नॉट अ हंकी डोरी जर्नी, हाँ, क्योंकि वो स्टार्टअप में वो हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। आप फिर से बिजनेस 0 से 1 करोगे, और अगर आपने सिर्फ सक्सेस ही देखी है ना लाइफ में, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि फेलियर इज द की ऑफ ज्वाइनिंग अ स्टार्टअप। तो मैं डेफिनेटली हर एम्प्लॉय से पूछता हूँ कि आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कब झेला था, और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगा था लाइफ में। क्योंकि जब आपने वो स्ट्रगल से बाहर निकल के जब आपको अच्छा लगा था, वो अगर स्ट्रॉन्ग जर्नी है, तो आप स्टार्टअप मटीरियल हो। इफ़ यू नॉट सीन अ स्ट्रगल, ओनली हंकी डोरी रही है, तो आप मत आओ। चाहे आप IIT हो, IIM हो, मैं नहीं हायर करता हूँ उनको। आई डोंट हायर ऑन डिग्री, आई हायर ऑन देयर एटीट्यूड एंड ह्यूमिलिटी टू फेल एंड राइज अप अगेन। बिल्कुल, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द टीम। और हमारे जिप में सारे लोग ऐसे ही हैं। एवरीवन इज अ हसलर। हर कोई बिल्कुल एडवेंचरस है, हर कोई एकदम अपने बिजनेस की तरह चलाता है, और मेरी टीम में बड़ा मज़ा आता है। इतने जेल करके अपने विजन के साथ में चलते हैं, एंड आई लव माई टीम फॉर दैट। दे आर सो कनेक्टेड, wanting to build a large vision, and they are so much zip हुर्रे। हम अपनी टीम के साथ बोलते हैं zip हुर्रे। और सब इतने एनर्जी के साथ करते हैं ये लोग, क्योंकि सबको लगता है कि हम कुछ सिर्फ जिप के लिए नहीं कर रहे, बट खुद भी सीख रहे हैं, खुद भी अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं एवरीडे। तो ये अच्छा लगता है। और आकाश, एक और सवाल मेरा, हालांकि सवाल ऐसे बनते जा रहे हैं, वही वाली बात है, मेरे सवाल ही नहीं खत्म हो रहा है। तो अगर आप अपने को फाउंडर को अगर अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, आप ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे स्टार्टअप में अब एक को फाउंडर होना चाहिए, yes. क्या जरूरी चीज होनी चाहिए को फाउंडर में? क्या देखना चाहिए कि ये हमारा को फाउंडर हो सकता है? बिल्कुल। आई थिंक वो को फाउंडर में पहले तो आपका स्किल से थोड़ा डिफरेंट स्किल होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दोनों बहुत सिमिलर हुए इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, तो वो नहीं है सही। आप भी मार्केटिंग में स्ट्रांग हो, वो भी मार्केटिंग में स्ट्रांग है, तो धंधे के अलग अलग स्किल सेट्स होने चाहिए, बट ऑन द ह्यूमन लेवल यू शुड बी सिमिलर। यस, तो ये है कनेक्ट। यू शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री इन बिजनेस, बट यू शुड बी सप्लीमेंट्री इन योर माइंड वेवलेंथ। दैट्स द ट्रू को फाउंडर। तो वो माइंड वेवलेंथ आपको कैसे सिमिलर मिलेगा? आपके फ्रेंड्स में ज़्यादा मिलेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा मिलेगा, आपके कुछ ऐसे नेटवर्क में मिलेगा जिनके साथ आपने कहीं ना कहीं, या फिर जिनका एक्सपीरियंस आपके जैसा रहा है। अगर उनकी जर्नी भी आपके जैसी रही है, वो भी छोटे गांव से आए हैं, वो भी जॉब करे हैं, उनको भी एंटरप्रेन्योर बनना था, या तो वो हो गया, जैसे मेरे केस में तुषार, उसका भी सिमिलर बैकग्राउंड है, या फिर वो आप ही के साथ जैसे राशि, राइट, तो वो मेरे साथ ही हैं, बट द स्किल इज कॉम्प्लीमेंट्री। उन्होंने अचीव अलग अलग चीज़ें करी है लाइफ में, उनके माइंड थिंकिंग ऑन द बिजनेस साइड इज डिफरेंट। तो वो तालमेल से आपका बेस्ट को फाउंडर बनता है कि भाई आपके सुख दुख में साथ है, बट आपके बिजनेस में अलग सोच के कुछ अलग डायरेक्शन दे रहा है। That's how I think about it. मुझे बहुत मज़ा आया आकाश आपसे बात करके, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मैं आधे एक घंटे और बैठूं तो हमारी बातचीत चलती ही रहेगी। फिर बैठ सकते हैं, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल जल्दी ही बैठेंगे, है ना। और मेरी ढेर सारी बधाइयाँ जिप को, और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आपका IPO आए और आप यूनिकॉर्न हो, है ना। और थैंक यू सो मच स्टार्टअप वाइब्स में आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच रंजना, मज़ा आया मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपने पूछे, बट आई थोरोली एंजॉयड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।